तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के सारे एपिसोड्स को। अगर आपने सीजन 1 to 4 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो उस सारे सीजन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसे देख ले, उसके बाद सीजन 5 को कंटिन्यू करें, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो सीजन 5 की शुरुआत होती है 12 नवंबर 1983 का समय दिखाते हुए अपसाइड डाउन के जंगल में बने हुए कैसल बायर्स में हम विल को देखते हैं जो शुड आई स्टे और शुड आई गो गाना गा रहा होता है। अचानक उसे बाहर किसी की आवाज आती है। तभी डेमोगॉर्गन अचानक अंदर घुस आता है, मगर विल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और एक बड़े से पेड़ पर चढ़ जाता है। डेमोगॉर्गन भी पेड़ पर चढ़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए विल दूसरे पेड़ पर छलांग लगा देता है, मगर वो टहनी पकड़ नहीं पाता और गिरते गिरते अपने बैग के सहारे एक टहनी से लटक जाता है। फिर आखिरकार वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। डेमोगॉर्गन उसे पकड़कर वेकना के पास लाता है। वेकना उसे जड़ों में जकड़ लेता है और कहता है, इंतजार खत्म, अब खेल शुरू। इसके बाद वो विल के मुंह में अपनी काली शक्ति डालने लगता है और कहता है कि अब मैं और तुम मिलकर हर चीज हासिल करेंगे। कहानी जाती है 5 साल के बाद, यानी 3 नवंबर 1987 में। माइक के घर में उसकी छोटी बहन हॉली जब खाना खाने के लिए टेबल सेट कर रही होती है, तभी उसे बाहर कुछ नजर आता है जिसे देखकर वो खुश होती है और उसे हाय कहती है। तभी उसकी माँ कैरन उसे कहती है, जाओ सबको बुलाओ, नाश्ता तैयार है। हम देखते हैं कि अब विल, जॉनथन और उसकी माँ जॉयस माइक के घर पर ही रह रहे हैं। आखिरकार वो सभी लोग मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। टेड अपनी बेटी हॉली से बेकन देने के लिए कहता है, मगर वो तो अ रिंकल इन टाइम किताब पढ़ने में बिजी होती है। बेकन टेड तक आते आते खत्म हो जाता है, क्योंकि अब घर में इतने लोग जो रहने लगे हैं। सब लोग स्कूल कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं और जॉयस भी काम पर चली जाती है। कैरन और टेड परेशान है कि पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा, पर वो लोग विल और जॉयस की फैमिली को घर से निकाल भी तो नहीं सकते। स्कूल जाते हुए हॉली रेडियो पर द स्क्वैक शो सुन रही होती है। सभी लोग ये शो सुन रहे होते हैं। ये रेडियो शो चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि रॉबिन है, और स्टीव भी उसके साथ रेडियो स्टेशन पर काम करता है। रॉबिन बताने लगती है कि जहाँ पर भूकंप आया था तब वो वहीं थी और बाकी लोगों की तरह भागी नहीं थी। अब हॉकिंस को क्वारंटीन में रखा गया है। जितने लोग शहर में रहते हैं उनसे ज्यादा तो मिलिट्री के लोग यहाँ मौजूद हैं। वो आगे कहती है कि जो धूल मतलब डस्ट गिरी थी, पता नहीं उससे लोगों को कोई बीमारी हो भी जाए, क्योंकि जो कुछ भी इस शहर में हुआ वो किसी इंसान ने कभी देखा नहीं था। भूकंप से जो धरती फटी थी उसे ठीक कर दिया गया था और अब तो उसके ऊपर बच्चे खेलते हैं, फिसलते हैं, लेकिन मिलिट्री के लोग बच्चों को वहां से भगा देते हैं क्योंकि वहां खेलना खतरनाक भी हो सकता है। रॉबिन सबको हिदायत देती है कि मिलिट्री एक्सेस कंट्रोल जोन मतलब के मैक जी से दूर रहे, क्योंकि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। वो कहती है कि आराम से घर पर रहो, काम करो, टीवी देखो और बच्चे स्कूल जाओ। वो कहती है कि आज शाम वो डेट पर जाने वाली है, मगर वो अपने डेट का नाम नहीं बताती, बस उसके लिए अगला गाना बजाती है और वो गाना सुनकर विकी मुस्कुराती है क्योंकि ये गाना उसी के लिए था। तभी विकी का रेडियो बंद होने लगता है। सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि रेडियो स्टेशन पर भी सारा मशीन मेल फंक्शन करने लगता है। स्टीव ताना मारते हुए कहता है कि अगर मिलिट्री के बारे में ऐसी बातें करोगी तो वो तुम्हारा शो चलने थोड़ी देंगे। स्टीव डस्टिन को रेडियो करता है। डस्टिन बताता है कि ये मिलिट्री वालों ने नहीं किया, हो सकता है कि रेडियो हेड खराब हो गया होगा। वो स्टीव से कहता है कि आप काम खुद से करना सीखो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम नहीं करता रहूंगा। डस्टिन हाई स्कूल पहुंचता है और स्टूडेंट्स उसे घूरते रहते हैं। तभी वहां जेसन के 2 दोस्त आते हैं। जेसन जो अब इस दुनिया में नहीं है। एंडी डस्टिन को परेशान करने लगता है क्योंकि डस्टिन अभी भी हेलफायर क्लब से जुड़ा हुआ था। अपने दोस्त को बचाने के लिए वहां पर लूकस पहुंच जाता है। थोड़ी देर में माइक और विल भी आते हैं। ये देखकर वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। माइक डस्टिन पर चिल्लाता है कि वो अभी भी हेलफायर क्लब वाली टी शर्ट क्यों पहनता है। वो कहता है कि तुम उन लोगों से पंगा मत लो, वैसे भी हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। विल भी उसे समझाता है कि हमें फिलहाल शांत रहना है और सर झुकाकर रहना है। डस्टिन फिर भी नहीं समझता और कहता है कि हम लोगों ने हमेशा रूल्स तोड़े हैं और जो सही रहता है वही करते हैं। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। स्कूल में एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था जेन हॉपर मिसिंग। यहाँ हम जेन मतलब के 11 को देखते हैं जो जंगल में भाग रही होती है और उसके पीछे मिलिट्री की सिपाही पड़े होते हैं। असल में कर्नल सलीवन की टीम 11 को पकड़ने में लगी हुई है। आखिर में वो लोग 11 को पकड़ लेते हैं, लेकिन ये तो कोई और औरत होती है। 11 उन्हें चकमा देकर भाग गई। दूसरी तरफ असली 11 ट्रेनिंग ले रही होती है। वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और हवा में तेजी से उड़ती है और एक नया रिकॉर्ड बनाती है। हम देखते हैं कि हॉपर और जॉयस वही होते हैं। 11 खुद पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही थी। उसे लगता है कि उसका यह नया रिकॉर्ड काफी नहीं है, उसे और तेज बनना है। हॉपर फिल्म देखने का प्लान बनाता है, लेकिन 11 को फिर से ट्रेनिंग करनी थी। मर्रे अपनी वैन लेकर हॉकिंस शहर वापस आता है। रेडियो स्टेशन में नैन्सी और जोनाथन भी स्टीव और रॉबिन की मदद करने आते हैं ताकि वो लोग खराब रेडियो को ठीक कर पाएं।
आखिर में उन्हें मैनुअल मिलता है। उसे पढ़ते वक्त स्टीव नैन्सी के थोड़ा पास आ जाता है, जिसे जोनाथन भी नोटिस करता है। रेडियो ठीक करने के लिए उन्हें एक टावर पर चढ़ना होगा। जोनाथन कहता है कि वो जाना चाहता है, लेकिन स्टीव हीरो बनना चाहता था और वो आगे बढ़ता है। मगर नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए दोनों टावर पर चढ़ने लगते हैं। तभी वहां मर्रे वैन लेकर पहुंचता है। स्टीव और जोनाथन दोनों एक ही वक्त पर टावर के ऊपर चढ़ते हैं और एक तार जो कि खुला हुआ था उसे जोड़ देते हैं। स्टीव और जोनाथन नीचे देखकर चिल्लाते हैं, हमने ये काम कर दिया, मगर नीचे तो कोई था ही नहीं। मर्रे नैन्सी और रॉबिन को हथियार और इक्विपमेंट लाकर देता है। 11 के लिए गेटोरेड ताकि वो जल्दी चार्ज हो जाए, स्टीव के लिए पीनट बटर, जोनाथन के लिए जैज म्यूजिक का कैसेट, और उन्हें वो लैब की रिपोर्ट दिखाता है जिससे पता चलता है कि अपसाइड डाउन में आज ही कुछ बड़ा हो रहा है। सामान की लिस्ट को देखकर पता चलता है कि वो जरूर कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं। स्कूल में डस्टिन एक कमरे में जाता है और एक स्नेक से मिलता है जिसका नाम उसने जेक रखा है। कैफेटेरिया में लूकस कहने लगता है कि पता नहीं डस्टिन को क्या हो गया है, वो तो पागल हो गया है। डस्टिन जैसे ही वहां आता है तीनों अपना टॉपिक बदल देते हैं। तभी रेडियो चालू हो जाता है और रॉबिन का शो शुरू होता है। वो एक गाना चलाती है और चारों बच्चे पेपर लेकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ हॉपर भी लिखने के लिए तैयार होता है। रॉबिन कहानी बताने लगती है जिसमें के कुछ क्लूज छुपे होते हैं जिसे वो सभी लोग लिखने लगते हैं। हॉपर 11 से कहता है आज रात शिकार होगा। वो बस के अंदर आते हैं और एक सीट के नीचे देखते हैं कि नीचे जाने की सीढ़ी है, जिससे कि वो लोग नीचे टनल में चले जाते हैं। इधर रेडियो स्टेशन में भी एक खुफिया रास्ते के जरिए वो सभी लोग नीचे आते हैं। नैन्सी वहां पर प्लान बनाती है। मर्रे ने अगर जानकारी सही दी है तो सामान की गाड़ियों का काफिला रात 10 बजे तक पहुंचेगा। हॉपर को 9 बजे पहुंचकर मैक जी मतलब के मिलिट्री एक्सेस कंट्रोल जोन के लिए निकलना पड़ेगा। काफिला 10-15 तक मैक जी पहुंच जाएगा और उसके बाद क्रॉल मतलब के टनल के रास्ते गुजरना शुरू होगा। इसे हॉपर और जॉयस अपसाइड डाउन में पहुंच जाएंगे। अब ये बच्चे लोग भी उन सभी की मदद करने के लिए ऊपर रहने का प्लान बनाते हैं और वहीं से वो लोग हेल्प करेंगे। हॉपर को जल्दी एक जगह G1 पहुंचना है और वहां उन्हें वेकना को ढूंढने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो उनका प्लान काम कर जाएगा। मगर बाकी लोग सोचते हैं कि वेकना आखिर G1 में करेगा क्या, वहां तो कुछ है भी नहीं। स्टीव कहने लगता है कि हो सकता है कि वेकना मर चुका है, क्योंकि 30 से ज्यादा बार हम लोग ये क्रॉल प्लान कर चुके हैं और 11 उसे ढूंढने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं मिला। शायद हम लोग जीत चुके हैं। जोनाथन याद दिलाता है कि वेकना ने नैन्सी को दिखाया था कि पूरा शहर तबाह हो जाएगा। नैन्सी कहती है मैं डरी हुई हूँ और मैं उसे ढूंढने का एक मौका भी नहीं छोड़ना चाहती। माइक भी अपने दोस्तों को समझाता है कि हमें भले ही 100 क्रॉल्स करने पड़े, लेकिन हम उस शैतान को ढूंढ निकालेंगे। चारों एडी की मौत का बदला लेने के लिए ठान लेते हैं। अचानक विल को कुछ महसूस होने लगता है। उसे बेहोशी जैसा लगता है, उसे चक्कर आते हैं, लेकिन वो कहता है वो ठीक है, बस उसे थोड़ा अजीब सा लगा, शायद चक्कर आ गया होगा। इसके बाद वो लोग शाम 6 बजे मिलने का प्लान करते हैं और चले जाते हैं। इधर एलिमेंट्री स्कूल में हॉली को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी एक लड़का डेरेक आता है और उस झूले को जोर जोर से घुमाने लगता है। फिर टीचर सभी को अंदर बुलाती है, लेकिन हॉली को फिर से कोई नजर आता है जिसे वो हाय कहती है और उससे बात करने चली जाती है। ये देखकर टीचर उसके पीछे जाती है, लेकिन टीचर देखती है कि वहां तो कोई था ही नहीं। फिर हम एक लैब को देखते हैं जहां सार्जेंट रेमिरेस पहुंचता है। वहां अपसाइड डाउन के क्रिएचर्स पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। डॉक्टर के उससे पूछती है कि हुआ क्या। सार्जेंट रेमिरेस बताता है कि सलीवन अपनी टीम के साथ 11 को पकड़ने गया, लेकिन 11 नहीं मिली। रेमिरेस एक जानवर से डर जाता है, लेकिन डॉक्टर कहती है डरो मत, वो तुम्हें काटेगा नहीं, हाँ गला घोंट सकता है, और बताओ क्या बताना था तुम्हें। रेमिरेस जाने लगता है तो डॉक्टर उसे कहती है सलीवन से कहो कि मुझे वो लड़की चाहिए, क्योंकि यहाँ मासूम लोग मर रहे हैं। देखते हैं कि वो लोग जिस मिलिट्री बेस में होते हैं वो तो असल में अपसाइड डाउन में होता है। हॉपर और जॉयस 11 को क्रॉल ले जा रहे होते हैं, लेकिन हॉपर 11 को आने से मना कर देता है। 11 हॉपर से काफी गुस्सा थी और कहती है कि मुझे भी क्रॉल के लिए जाना है, लेकिन वो 11 से कहता है कि तुम यहीं पर रहो, अगर जाना ही है तो अपनी ताकत से उसे ढूंढो, क्रॉल पर जाने की क्या जरूरत है। जॉयस को दोनों का झगड़ा देखकर बुरा लगता है और वो हॉपर को समझाने लगती है कि 11 तैयार है और तुम आखिर उसे इस तरह डांटते क्यों रहते हो। हॉपर कहता है कि मैं उस जगह 1000 बार जा चुका हूँ और मुझे वहाँ पर सिर्फ सोल्जर्स मिलते हैं जो 11 को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं 11 को वहाँ लेकर नहीं जा सकता। वो जॉयस से कहता है कि मुझे 11 की जरूरत पड़ेगी, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं उसे अभी लेकर नहीं जा सकता। फिर वो अपनी अलमारी में से एक डब्बा निकालता है। स्कूल में वो शैतान लड़के एंडी के लॉकर में स्नेक रखा हुआ था, जिसे देखकर वो डर जाता है और ये डस्टिन का काम है। मगर सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये सांप जहरीला नहीं होता और सब एंडी पर हंसते हैं और उसे डरपोक बोलकर चिढ़ाते हैं। लॉकर पर लिखा हुआ था हेल फायर लिव्स। माइक अपनी बहन को एलिमेंट्री स्कूल लेने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो देखता है कि हॉली और उनकी माँ कैरन प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। हॉली अपने मिस्ट्री मैन के बारे में बात करती है, कहती है कि वो मुझे बचाता है,
उसी ने मुझे बताया कि इस शहर में मॉन्स्टर्स हैं और वो मुझ जैसे बच्चों को खा जाते हैं। माइक कहता है मॉन्स्टर्स नहीं होते, तुम बस डरी हुई हो। माइक अपनी बहन को बताता है कि जब उसे डर लगता है तो वो अपने D&D गेम के किरदार माइक द ब्रेव बनने की कोशिश करता है। वो अपनी बहन को भी एक कैरेक्टर देता है और कहता है ये तुम्हें सेफ रखेगी क्योंकि इसके पास दिव्य शक्ति है और ये कोई भी दुनिया का दरवाजा खोल सकती है। विल को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वेक्ना वापस आ गया है और शायद इस बार वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। मैक्स अभी भी कोमा में है, उसे होश नहीं आया। लूकस मैक्स का फेवरेट गाना चला देता है। विल हॉस्पिटल में रॉबिन को देखता है और वो उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन रॉबिन तो विकी से मिलने आई हुई थी जो हॉस्पिटल में नर्स है। रॉबिन बताती है कि आज शाम के लिए वो एंजोज में रिजर्वेशन कर चुकी है। ये सुनकर विकी पूछती है कि एंजो तो काफी महंगा रेस्टोरेंट है। रॉबिन विकी से कहती है कि बिल की चिंता तुम मत करो। इसके बाद वो लोग वहाँ रोमांस करते हैं, लेकिन विल दरवाजे के बाहर खड़ा उन दोनों को देखने लगता है और अचानक उसका कोक गिर जाता है और डर के मारे भाग जाता है। रॉबिन समझ जाती है कि विल ने उसे देख लिया। डस्टिन एडी की एक कब्र पे जाता है जिसके पत्थर पर लिखा हुआ था नर्क में जलोगे। डस्टिन कहता है कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद ये लोग बोर हो जाएंगे। वो देखता है कि इस बार लाल रंग नहीं बल्कि इस बार खून था और शैतान लड़कों ने उसके सांप को मार दिया है। तभी वहाँ एंडी और उसके दोस्त बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग मिलकर डस्टिन को बहुत पीटते हैं, लेकिन तभी लूकस उसे रेडियो करके बोलता है कि हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें 1 घंटा हो गया, कहाँ हो तुम। रॉबिन आकर बताती है कि डस्टिन की माँ ने भी कहा कि वो घर नहीं आया। माइक 11 को आते हुए देखता है और वो उसे गले लगाता है और अब 11 भी डस्टिन को लेकर फिक्र कर रही थी कि आज वो आया क्यों नहीं, और बताने लगती है कि हॉपर भी अब थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहा है। माइक बताता है कि आज विल को कुछ महसूस हुआ, शायद आज वेकना मिल जाए, पर आज हम उसे खत्म कर देंगे। माइक प्लान बनाता है कि उस शैतान को मारने के बाद वो लोग कोई अच्छी जगह चले जाएंगे रहने के लिए। तभी लूकास उन्हें चलने के लिए बुलाता है। सभी लोग हथियार लेकर तैयार होते हैं। हॉपर एक टैग ले लेता है, उससे सिग्नल मिलता रहे वो जहाँ भी जाए। स्टीव एक पहिया खोलने की कोशिश करता है सेरिब्रो स्टार्ट करने के लिए। उसमें एक सेफ्टी लॉक है जिसे घुमाते ही उन्हें सिग्नल मिलने लगता है, मगर स्टीव गाड़ी चलाएगा और सिग्नल पर नजर रखना तो डस्टिन की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो तो अभी तक आया ही नहीं। विल कहता है मैं चला जाऊंगा, लेकिन उसकी माँ उसे मना करती है। जोनाथन कहता है कि ये काम वो कर लेगा। विल को बुरा लगता है कि सब लोग उसे कमजोर समझते हैं। स्टीव और जोनाथन गाड़ी से निकलते हैं और पीछे पीछे माइक और लूकस। हॉपर गड्ढे के नीचे चला जाता है, मतलब टनल में, और जॉयस को निहारते रहता है और कहता है तुम दिन पर दिन सुंदर होते जा रही हो, मेरी तो लॉटरी लग गई। हॉली माइक के दिए हुए कैरेक्टर को अपने गले पर पहन लेती है और फिर अपनी मम्मी पापा को झगड़ते हुए सुनती है। वो दोनों ही हॉली को लेकर परेशान थे क्योंकि वो किसी से बात करती है जो असल में है ही नहीं। हॉली बड़ी हो गई है और अब उसे ऐसा बचपना नहीं करना चाहिए। ये सुनकर हॉली को बुरा लगता है और वो रोने लगती है। हॉपर मिलिट्री बेस के करीब पहुंच जाता है। लूकास और माइक नजर रखे होते हैं और वो लोग देख लेते हैं कि काफिला आ रहा था। 2 लोग अपसाइड डाउन के गेट पर आग बरसाते हैं जिससे कि दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद वो गाड़ियों का काफिला अंदर चला जाता है। रास्ता साफ होते ही हॉपर एक गाड़ी पर चढ़ जाता है और अपसाइड डाउन में पहुंच जाता है, जिसके बाद गेट बंद हो जाता है। जोनाथन सिग्नल को 90 डीबी पर लेकर जाता है, फिर वो लोग भी वहां से निकलते हैं। जॉयस हॉपर से बात कर रही होती है, लेकिन अचानक सारी गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लगती हैं। कुछ समय के बाद हॉपर को सिग्नल मिलता है और वो कहता है पता नहीं सारे सोल्जर्स रुक क्यों गए। अब अपनी बंदूक लेकर तैयार रहता है। विल को कुछ महसूस होता है। वो देख पाता है कि डेमोगॉर्गन सोल्जर्स की तरफ जा रहा है। अपसाइड डाउन में सोल्जर्स पर डेमोगॉर्गन हमला करने लगता है। हॉपर जिस ट्रक में था, डेमोगॉर्गन उस ट्रक के ड्राइवर को भी मार देता है। विल अचानक बेहोश हो जाता है। हॉपर ट्रक से बाहर निकलता है। सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। वो जॉयस से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। उसे डेमोगॉर्गन की आवाज सुनाई देती है। डेमोगॉर्गन माइक के घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक विल को होश आता है और वो नैन्सी की तरफ देखकर कहता है कि डेमोगॉर्गन उन्हें लेने के लिए आ रहा है। नैन्सी तुरंत अपने परिवार के लिए निकलती है। कैरन वाइन पी रही होती है और इधर कमरे में हॉली रो रही थी। तभी अचानक उसके खिलौने आवाज करने लगते हैं और उसके कमरे में डेमोगॉर्गन पहुंच जाता है। डेमोगॉर्गन हॉली पर हमला करता है और उसे उठाकर फेंक देता है। कैरन आराम से अपने नहाने की तैयारी कर रही होती है और टेड बाहर गोल्फ खेलने में बिजी होता है। हॉली अपने मम्मी पापा को आवाज लगाती है और आखिर में अपने कमरे से भाग निकलती है और फिर अपनी माँ को आकर बताती है कि उसके कमरे में मॉन्स्टर है। कैरन अपनी बेटी को शांत करती है, कहती है तुम बस बुरा सपना देख रही होगी। जैसे ही वो हॉली को गले लगाती है, वो अपनी बेटी के सिर पर खून लगा देखती है। तभी अचानक लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। टेड भी अजीब चीजें होते हुए देखता
दिखता है। इधर नैन्सी और 11 अपने घर की तरफ निकलती हैं। डेमोगॉर्गन बाथरूम में घुस जाता है मगर वहाँ कोई नहीं था। असल में कैरन हॉली को लेकर बाथटब के अंदर छुपी हुई थी। फोम के वजह से मॉन्स्टर अंदर देख नहीं पाता। टेड गोल्फ स्टिक लेकर अंदर आता है और डेमोगॉर्गन उसकी आवाज सुनकर चला जाता है। कैरन हॉली को लेकर पानी से बाहर निकलती है। डेमोगॉर्गन टेड के सामने आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को स्टिक से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेमोगॉर्गन उसे मारकर गिरा देता है। कैरन हॉली को लेकर भागती है लेकिन आखिर में एक बोतल उठाकर तोड़ती है और उससे डेमोगॉर्गन पर हमला करती है। नैन्सी और 11 घर तक पहुंचते हैं और बंदूक लेकर अंदर जाते हैं। नैन्सी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। माइक पूछता है, नैन्सी क्या हुआ? नैन्सी वहां पर अपनी माँ कैरन को बुरी तरह घायल देखती है। असल में डेमोगॉर्गन ने कैरन पर हमला कर दिया था। अपसाइड डाउन का दरवाजा बंद हो रहा था और अंदर से हॉली की आवाजें आ रही थी। 11 दरवाजा बंद होने से पहले अपसाइड डाउन के अंदर चली जाती है। इसके बाद घायल कैरन और टेड को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है। नर्स नैन्सी और माइक को बाहर रहने को बोलती है। नैन्सी बिल्कुल टूट चुकी थी और वो वॉशरूम में जाकर अपने खून से सने हुए हाथ को धोते रहती है। अपने भाई से बात करते वक्त वो खुद को दोष देने लगती है कि वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ कर सकती थी, उन्हें पहले ही शहर से बाहर भेज सकती थी। माइक कहता है कि मगर हम लोगों ने पूरी कोशिश की और सोचने लगता है कि आखिर वो मॉन्स्टर हॉली को क्यों ले गया, आखिर इस सब से हॉली का क्या लेना देना। नैन्सी कहने लगती है, वेकना ने मुझे सब कुछ दिखाया था, हॉली मॉम डैड सब मर चुके होंगे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और अब सब कुछ धीरे धीरे सच हो रहा है। लुकस कहने लगता है कि वेकना बेरहम है और वो ऐसे ही लोगों को जिंदा नहीं छोड़ सकता। वो तुम्हारे मॉम डैड को मार सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो चाहता तो हॉली को भी मार सकता था। शायद उसका ये कोई प्लान है और वो खुद क्यों नहीं आया, उसने अपने मॉन्स्टर को क्यों भेजा। माइक पूछता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वेकना ने ये नहीं किया है? लुकस कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि विल के साथ ऐसे भी पहले हो चुका है। तुम्हें आज की तारीख पता है ना, 3 नवंबर, और विल 6 तारीख को गायब हुआ था। उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया, लेकिन इस बार हॉली को 11 बचा लेगी। इसके बाद पूरे शहर में अनाउंस किया जाता है किसी को भी घर से बाहर निकलना मना है। सलीवन की टीम कैरन के घर पहुंचती है। उसे उसका सोल्जर बताता है कि नैन्सी अकेले आई थी। उन्हें वहां अपसाइड डाउन का दरवाजा बंद मिलता है, मानो जैसे वहां कुछ था ही नहीं। सलीवन ऑर्डर देता है कि मुझे 2 मील रेडियस के हर जगह के सीसीटीवी फुटेज चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ 11 ने किया, क्योंकि वो शुरू से ही मानता है कि 11 मॉन्स्टर है। 11 अपसाइड डाउन में हॉली को ढूंढ रही होती है। 11 को बाहर एक आवाज सुनाई देती है और वो हमला कर देती है, लेकिन ये तो बस हॉपर था। 11 उसे माफी मांगती है और टॉर्च लेकर आगे बढ़ती है। वो बताती है कि डेमोगॉर्गन घायल है क्योंकि कैरन ने उस पर हमला किया और वो हॉली को ढूंढने की कोशिश कर रही है। रेडियो स्टेशन पर पूरा सर्किट उड़ गया था और इसे कैसे ठीक किया जाए रॉबिन और जॉयस को समझ नहीं आता। खैर रॉबिन फ्यूज लेने के लिए चली जाती है। जॉयस विल की चिंता करती है और उसे पूछती है कि तुम्हें जो विजन्स आ रही हैं क्या वो पहले की तरह ही है। विल कहता है कि इस बार के विजन्स और भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसा लगता है जैसे हाइव माइंड से मेरा कनेक्शन जुड़ गया हो। विल कहती है, लेकिन हमने तो कनेक्शन तोड़ दिया था। विल कहता है, शायद ये कनेक्शन पूरी तरह कभी टूटा ही नहीं था। वो कहता है, जब मैं कैलिफोर्निया में था तब ये कनेक्शन टूट गया था, लेकिन जब मैं यहाँ लौटा तो मुझे फिर से ये सब कुछ महसूस होने लगा। रॉबिन उसकी बातें सुन लेती है और कहती है, ऐसा हो सकता है कि तुम एक रिसीवर हो। समझो तुम्हारे ऊपर एक एंटीना है और माइंड फ्लेयर के पार्टिकल्स रेडियो वेव की तरह हैं, और जब ये एंटीना वेव्स के करीब आएगा तो सिग्नल सॉलिड हो जाएगा और दूर जाते ही सिग्नल टूट जाएगा। तब विल समझ जाता है कि अगर हॉली को ढूंढना है तो उसे करीब जाने की कोशिश करनी होगी। जॉयस फिर से मना करती है। विल बहुत समझाता है लेकिन फिर भी जॉयस उसकी एक नहीं सुनती। स्टीव अपनी गाड़ी की बैटरी ठीक करवा रहा था। जोनाथन उसे बता देता है कि नैन्सी के डैड कोमा में है और उसकी माँ का ऑपरेशन चल रहा है। स्टीव कहता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, मगर जोनाथन कहता है नहीं, हमारा जो प्लान है हम उसी को फॉलो करेंगे। स्टीव फिर भी अपना मन नहीं बदलता और कहता है, रास्ते में तो हॉस्पिटल पड़ेगा, हमें फ्लावर्स लेकर नैन्सी के पास जाना चाहिए। जोनाथन उसे कहता है बस भी करो और उसे डांट लगाता है कि वो एक भी मौका नहीं छोड़ता नैन्सी के सामने माचो बनने का। आगे भी उसे सुनाते रहता है कि जब से मैं यहाँ लौटा हूँ तुम एक मौका नहीं छोड़ते मुझसे बेहतर बनने का। नैन्सी की बहन गायब है और तुम्हारे मन में चल रहा है कि तुम नैन्सी को जाकर फ्लावर्स दोगे। स्टीव भी उसे सुनाने लगता है कि तुम दोनों के रिश्ते में सिर्फ तुम खुश हो, नैन्सी नहीं। आखिर में उनकी गाड़ी स्टार्ट होती है, लेकिन तभी वहाँ डस्टिन पहुंच जाता है। अपसाइड डाउन में 11 हॉपर को समझाने की कोशिश करती है कि कैरन हॉली टेड के साथ क्या हुआ, लेकिन हॉपर तो 11 को ही डांटने लगता है कि उसे इस तरह बाहर नहीं आना चाहिए वरना मिलिट्री की नजर उस पर पड़ जाएगी। 11 कहती है, तो इससे पहले मिलिट्री वाले मुझे पकड़े, काम आज के आज ही खत्म करते हैं। वो बताती है कि हॉली जरूर वेकना के पास होगी। हॉपर को समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी बच्ची का वेकना से क्या कनेक्शन। 11 कहती है, मुझे भी नहीं पता। 11 सामने डेमोगॉर्गन का खून देखती है
और उसे समझ आता है कि जरूर वो मॉन्स्टर आसपास ही होगा। जो कुछ भी हुआ हॉली के साथ, लूकस मैक्स को सब कुछ बता रहा होता है। याद दिलाता है कि 11 बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे हम सबकी जरूरत पड़ेगी। वो मैक्स का हाथ पकड़ता है, कहता है ये जंग हम तुम्हारे बिना जीत नहीं सकते, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। माइक अपने और नैन्सी के लिए कॉफी लाता है और एक जगह पर ए रिंकल इन टाइम किताब देखता है जो उसकी बहन पढ़ा करती थी। माइक नैन्सी से हॉली के इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में पूछता है। कैरन ने बताया था कि उस फ्रेंड का नाम मिस्टर वॉटसेट है। माइक बताता है कि जब मैं स्कूल हॉली को लेने के लिए गया था तो हॉली ने बताया कि मिस्टर वॉटसेट ने उसे बताया कि हॉली को लेने के लिए मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, और उस दिन सच में एक मॉन्स्टर उसे उठाकर ले गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसका मतलब साफ है कि ये कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं बल्कि रियल है। नैन्सी अगर ऐसा है तो फिर हमने उसे देखा क्यों नहीं, और ये कौन हो सकता है, और अगर उस आदमी को इतनी फिक्र थी तो उसने हमें या मॉम को क्यों नहीं बताया। माइक कहता है मुझे खुद नहीं पता, ये तो बस मेरी एक थ्योरी है। नैन्सी पूछती है ये कैसे पता लगाएंगे कि मिस्टर वॉटसेट है कौन। माइक कहता है ये तो तुम्हें बताना चाहिए, तुम तो रिपोर्टर हो। नैन्सी अपने भाई से कहती है कि तुम जाकर रिसेप्शनिस्ट से बात करो, उसे डिस्ट्रैक्ट करके रखो, और मैं जाकर मॉम से बात करूंगी जिन्हें जरूर मिस्टर वॉटसेट के बारे में पता होगा। इधर स्टीव डस्टिन को सब कुछ बता रहा होता है और उसे ताना भी मारता है कि इतना सब कुछ हो गया और तुम गायब थे। डस्टिन सोचने लगता है कि आखिर हॉली का इस सब से क्या कनेक्शन, और वो स्टीव से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि जब भी पावर बढ़े तो तुरंत मशीन को बंद कर देना, वरना ये सब कुछ नहीं होता। स्टीव उसे डांटता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था, और तुम्हें आखिर हुआ क्या था। वो दोनों झगड़ने लगते हैं और आखिर में जोनाथन उस पर चिल्ला देता है कि अब दोनों अपना मुंह बंद रखो। डस्टिन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों की कब से जमने लगी। स्टीव कहता है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करना। डस्टिन कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है। रॉबिन जॉयस को बेवकूफ बनाकर विल को अपने साथ ले जाती है। फिर वो विल की तारीफ करने लगती है, कहती है तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही था, तुम्हारे दिमाग का इस्तेमाल करके हम हॉली को ढूंढ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी मॉम बहुत गुस्सा हो जाएगी और उन्हें अपसेट होना भी चाहिए। प्लान खतरनाक जो है। विल कहता है आज तक जो किया सब खतरनाक ही तो था। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलते हैं। अपसाइड डाउन में मिलिट्री बेस में जिसका डर था वही हुआ। 11 की तस्वीर डॉक्टर के को मिल जाती है, मगर वो रैमिरेस को डांटती है कि जब तक उसे पकड़ ना लो अपनी शक्ल मत दिखाना। रैमिरेस कहता है कि 11 यहीं अपसाइड डाउन में है। 11 डेमोगॉर्गन के खून को फॉलो करती है, तेजी से दौड़ रही होती है। हॉपर स्लो हो गया था, तभी 11 दिखती है कि हॉपर को चोट लगी हुई है और उसका खून बह रहा था, इसलिए वो उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। हॉपर बताता है कि मैं भी बचपन में तुम्हारी तरह था, अपनी बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनता था। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुझे सीधे आर्मी ऑफिस में भर्ती करवा दिया। वहां भी मैं खुद को सबसे स्मार्ट समझता था, लेकिन असल में मैं बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था, दिमाग से नहीं दिल से सोचता था तुम्हारी तरह। फिर वो अपनी बेटी सारा को याद करता है, कहता है कि सारा बहुत ही हिम्मत वाली थी, हर दिन मौत को चुनौती दे रही थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे, उन्हें लगा कि सारा बच जाएगी, लेकिन सारा सबको छोड़कर चली गई। हॉपर रोने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो फिर से अपनी बेटी को खो दे, मतलब 11 को। तभी उन्हें सामने से डेमोगॉर्गन के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो दोनों आवाज की तरफ बढ़ते हैं। नैन्सी और माइक डॉक्टर से बात करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें अपनी माँ से मिलना है, लेकिन डॉक्टर मना कर देते हैं कि कैरन को अभी आराम की जरूरत है और उनके गले का जख्म अभी काफी गहरा है, अगर वो होश में आ भी गई तो वो बात नहीं कर पाएगी। तभी जेनिटर्स को देखकर नैन्सी को एक आइडिया आता है। जोनाथन को एक सिग्नल सुनाई देता है, मगर यह हॉपर का नहीं था, बस कोई इंटरफेरेंस था। डस्टिन कहता है कि अगर हॉपर के टैग से सिग्नल आ रहा होता तो हमें पता चल जाएगा। जॉयस सुन लेती है और बताती है कि रॉबिन और विल फ्लक्स कैपेसिटर ठीक करने के लिए गए हैं, कहीं उसकी वजह से सिग्नल छूट तो नहीं रहा। तीनों को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आता। विल रॉबिन के साथ उसी जंगल में आता है जहाँ सुबह के वक्त उसे कुछ अजीब महसूस हुआ था, लेकिन अभी उसे वहाँ कुछ महसूस नहीं होता। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं मॉन्स्टर के अड्डे को ढूंढने के लिए। शायद ज्यादा करीब जाएंगे तो सिग्नल मिलने लगे। इसके बाद मौका पाते ही रॉबिन हॉस्पिटल वाली बात छेड़ देती है। विल घबराकर कहता है मैं तो हॉस्पिटल में था ही नहीं। रॉबिन कहती है पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें देखा। मैं तुम्हें बता दूं कि विक्की वहाँ नर्स है और वो मेरी दोस्त है, लेकिन कुछ लोग हमारी इस दोस्ती को समझ नहीं पाएंगे। अगर तुमने कुछ देखा हो तो प्लीज किसी को कुछ मत बताना। विल कहता है मैंने कुछ देखा ही नहीं। दोनों को वहाँ पर एक मंडाला दिखता है। विल को याद आता है कि जब वो हाइव माइंड से कनेक्ट हुआ था उसने सुना था बच्चे हंस खेल रहे थे। अपसाइड डाउन में हॉपर और 11 काफी करीब पहुंच गए थे और उन्हें सामने एक बहुत बड़ी सी दीवार दिखने को मिलती है और सामने हॉली का जूता पड़ा हुआ था। 11 कहती है तो इसीलिए मैं हॉली को ढूंढ नहीं पा रही थी क्योंकि हॉली शायद उस पार है। नैन्सी और माइक अपना भेस बदल लेते हैं और डॉक्टर से बचते हुए अपनी माँ के कमरे तक पहुंचते हैं। नैन्सी अपनी माँ का हाथ पकड़ती
है। कैरन अपनी आंखें खोलती है और बोलने की कोशिश करती है, लेकिन माइक उन्हें बोलने से मना करता है। वो पेन पेपर निकालते हैं। कैरन हॉली लिखती है। नैन्सी बताती है कि हॉली गायब है, लेकिन अगर आप कुछ जानती हैं तो हमारी मदद हो सकती है। कैरन पूछती है इसके पीछे कौन है। नैन्सी कहती है नाम तो नहीं पता, लेकिन हॉली उसे मिस्टर वॉटसिट बुलाती थी। कैरन डरने लगती है। विल और रॉबिन एलिमेंट्री स्कूल पहुंचते हैं और उस झूले के पास आते हैं जिसमें पहले हॉली घूम रही थी। कैरन बताती है टीचर ने कहा था हॉली किसी से बात कर रही थी, मगर वहां असल में कोई था भी नहीं। विल बताता है मैं यहीं था, क्योंकि तब आसमान घूम रहा था, मतलब मैंने विजन यहीं से देखा। रॉबिन कहती है मगर तुमने कहा था तुम डेमोगॉर्गन को देख रहे थे। कैरन लिखकर बताती है मिस्टर वॉटसिट लंबा है, उसके पास पॉकेट वॉच है, वेस्ट पहनता है। विल यहाँ समझ जाता है कि वो वेकना के विक्टिम्स की आंखों से देख रहा था, मतलब वो ये सब कुछ हॉली की आंखों से देख रहा था। कैरन उस आदमी का नाम लिखती है, हेनरी। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। हॉली जिसे असली में देखती थी वो कोई और नहीं बल्कि हेनरी क्रील था, जिसे वो क्रील हाउस में लेकर आता है। 11 अपनी ताकत से उस दीवार को फाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। हॉपर भी दीवार को काट काट कर थक चुका था, लेकिन दीवार में छेद बनता ही नहीं, वो तो जल्दी से भर जाता है। 11 कहती है मुझे अपनी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। हॉपर उसे मना करता है क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि हॉली इस दीवार के पीछे है भी या नहीं। बैटरी चार्ज करने का मतलब है खाना खाना, और हॉपर के पास सिर्फ मीट होता है। तभी वहां पर मिलिट्री के लोग आने लगते हैं और उनके पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि 11 सन्न पड़ जाती है। सुबह होते ही जॉयस विल को ढूंढते हुए बाहर निकलती है और उसे रास्ते में विल और रॉबिन मिल जाते हैं। वो अपने बेटे को डांट कर कहती है अंदर आओ, और वो दोनों को डांटने लगती है। जॉयस रॉबिन को भी डांटती है कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खेल रही हो। विल अपनी माँ से कहता है कि मैं आपके सामने ही हूँ और अब मैं बच्चा नहीं रहा। आप माँ है तो इसका मतलब क्या आप हमेशा सही होंगी? आपका प्लान हमेशा काम नहीं करता। वो आगे बताता है कि वो वेकना के हाइव माइंड से जुड़ गया था और उसे पता चला कि हॉली तो बस शुरुआत है, वो आगे और भी बच्चों को किडनैप करेगा। पता नहीं आखिर उसका प्लान क्या है, लेकिन हमें पता करना है कि अगला शिकार कौन है। इधर एलिमेंट्री स्कूल में हम एक मोटे लड़के डेरेक को देखते हैं जिसे भी हेनरी दिखाई देने लगता है। यहाँ हॉली को देखते हैं जो हेनरी के साथ क्रील हाउस में होती है। हेनरी उसे समझाता है कि तुम अपने मॉम डैड की फिक्र मत करो, डॉक्टर अच्छे से उनकी देखभाल कर रहे हैं। हेनरी हॉली को ब्लैकबेरीज खाने के लिए देता है जो उसका फेवरेट है। हेनरी आगे कहता है कि वो डेरेक को भी यहाँ पर लाने वाला है। हेनरी हॉली से कहता है चिंता मत करो, मैंने उसे कह दिया है कि अगर वो तुम्हें परेशान करेगा तो उसे मॉन्स्टर्स के पास भेज दूंगा। इस पर हॉली मुस्कुराती है। हेनरी हॉली से कहता है कि आज मैं बाहर रहूंगा और आज के दिन ये पूरा घर तुम्हारा है, लेकिन किसी भी हालत में जंगल में मत जाना क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं। मेल बॉक्स में हॉली के लिए गिफ्ट होता है जिसे देखकर वो काफी खुश होती है, लेकिन हॉली को थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। अपसाइड डाउन में मिलिट्री की 2 गाड़ियां उस भयानक दीवार के पास पहुंचती है और बेस को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें 11 नहीं मिली। हॉपर 11 को छुपा देता है, लेकिन 11 थोड़ी कमजोर पड़ गई थी मिलिट्री के उस डिवाइस की वजह से। हॉपर बाहर एक सोल्जर को टॉयलेट करते हुए देखता है जिसे बगल में लगा हुआ एक बड़ा सा खंजर मिल जाता है। लेफ्टिनेंट एक्कर्स अब उस इंसान को ढूंढना चाहता है जिसका यह खंजर है। वो लोग उस मशीन को जैसे ही 11 के डायरेक्शन में घुमाते हैं, 11 जोर से आवाज करती है जिससे कि सोल्जर उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगते हैं। हॉपर सोल्जर पर गोली चलाने लगता है, लेकिन आखिर में उसकी गोली खत्म हो जाती है। हॉपर 11 को कसकर पकड़ लेता है जब सोल्जर्स उन पर अंधाधुंध गोली चला रहे थे। आखिर में वो 2 ग्रेनेड सोल्जर की तरफ फेंकता है जिससे बड़ा धमाका होता है। हॉपर गन रिलोड करके मिलिट्री गाड़ी के ऊपर लगे उस मशीन को तबाह कर देता है, जिसके बाद 11 ठीक होकर बाहर आती है और बचे हुए सोल्जर्स को मार देती है। स्टीव, जोनाथन, डस्टिन रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं। फिर वहां नैन्सी, माइक, लुकस भी आते हैं और डस्टिन अपने दोस्तों से झूठ बोलता है कि वो एक खंबे से टकरा गया था जिससे उसका ये हाल हो गया। विल डेरेक के बारे में सबको बता देता है कि अब वही है वेकना का अगला शिकार। विल आगे बताता है कि वेकना के दिमाग में वो घुस सकता है और वेकना बच्चों के दिमाग में घुस सकता है। कहा जाए तो वेकना एक तरह का सीरियल किलर है जो अपने शिकार का पीछा करता है ताकि उसके दिमाग के अंदर घुस सके, जैसे कि उसने क्रिसी और मैक्स के साथ किया। मगर इस बार उसका तरीका थोड़ा अलग है। नैन्सी बताती है वेकना इस बार हेनरी बनकर आया था, बच्चों का भरोसा जीतने और उनका दोस्त बनने के लिए। विल कहता है कुछ भी हो जाए हमें डेरेक को बचाना ही होगा। फिर वो प्लान बनाने लगते हैं डेरेक को किडनैप करने का जब उसके पेरेंट्स सो गए होंगे, लेकिन उन्हें डेरेक की आंखों में पट्टी बांधनी होगी ताकि वो उन सभी को ना देख ले और
उस जगह को ना देख ले जहाँ वो डेरेक को ले जाएंगे। डस्टिन कहने लगता है कि अगर हम लोग उस लड़के के पीछे पड़ गए तो हॉली को कौन ढूंढेगा, ऐसे में तो वेकना को भी ढूंढ नहीं पाएंगे। माइक कहता है एक तरीका है जिससे हम डेरेक और हॉली दोनों को ढूंढ सकते हैं। माइक प्लान बनाता है डेमोगोर्गन से लड़ने का ताकि वो भागकर अपने मास्टर वेकना को सब कुछ बता दे, लेकिन डेमोगोर्गन के जाने से पहले उसके शरीर पर एक ट्रैकर लगा देंगे और ऐसे उन्हें मॉन्स्टर्स के अड्डे का पता चल जाएगा। इससे उन्हें वेकना भी मिल जाएगा और हॉली भी। सभी को इस प्लान में दम लगता है। हॉली क्रील हाउस में आराम से मजे करती है, केक्स बना रही होती है, टीवी देखती है और नए नए कपड़े पहनती है। उसके बाद वो अलग अलग कमरों में जाती है जहाँ के दूसरे बच्चों के लिए सामान रखा हुआ था। वो एक लाल स्कार्फ पहन लेती है। तभी कोई आकर बेल बजाता है। हॉली को लगता है कि ये शैतान लड़का डेरेक है और वो उसे भाग जाने को बोलती है। वो दरवाजा खोलती है और मेल बॉक्स में हेनरी का लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, बताए हुए जगह पर जल्दी मिलो। अपसाइड डाउन में सलीवन की टीम उस दीवार के पास पहुंचती है और मरे हुए टीम को वहां से ले जाती है और वो अपनी टीम को आदेश देता है कि जिसने भी ये किया है उसका पता लगाओ। वहां से थोड़ी ही दूर हॉपर और 11 आराम कर रहे होते हैं। एकर्स उनके कब्जे में है। 11 कहती है कि उस सोल्जर ने दीवार पर सूसू की और उसे उस दीवार के बारे में पहले से ही पता होगा, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करता। हॉपर कहता है ऐसा नहीं हो सकता और उसे बस अगले काफिले के आने का इंतजार है ताकि वो यहाँ से निकलकर सभी को इस दीवार के बारे में बता सके। 11 कहती है कि बाहर जाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, किसी को नहीं पता दीवार कैसे पार करनी है, इस सोल्जर को जरूर पता होगा। 11 कहती है मुझे बस 20 मिनट दीजिए, मैं उस सोल्जर से उगलवा सकती हूँ। हॉपर उसे कहता है तुम बहुत जिद्दी हो। स्कूल में मिस्टर क्लार्क बच्चों को वर्म होल के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एरिका ही इंटरेस्ट लेकर सुन रही होती है। वो देखती है कि लूकस और माइक उसे बाहर बुला रहे थे। एरिका बाहर आती है, कहती है 1 मिनट है, जो कहना चाहते हो कहो। वो लोग उसे सब कुछ बता तो नहीं सकते, बस ये कहते हैं कि डेरेक खतरे में है और उसकी दीदी टीना तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें बस उसके घर में किसी तरह घुसना है। एरिका मना कर देती है क्योंकि टीना से उसकी दुश्मनी हो गई है। 1 मिनट भी खत्म हो जाता है, लेकिन माइक उसे कहता है कि मेरी बहन हॉली की जान खतरे में है। इधर हॉस्पिटल में विल और रॉबिन आते हैं और रॉबिन मिसेस मैसी नाम की औरत से मिलने के लिए आती है, जिसे वो अपनी दादी बताती है। असल में वो उसकी दादी नहीं है, बस उससे मिलने आई है क्योंकि मिसेस मैसी के पास नींद की गोलियां होंगी जिसकी मदद से वो लोग डेरेक के पेरेंट्स को सुला सकते हैं। लेकिन कॉरिडोर में उन्हें विकी मिल जाती है तो रॉबिन को छुपना पड़ता है क्योंकि उसने विकी को प्रॉमिस किया था कि आज शाम वो लोग एंजोस जाएंगे, लेकिन अब तो वो लोग जा नहीं सकते तो प्लान कैंसिल करना पड़ेगा और विकी ये समझेगी नहीं। विल रॉबिन से कहता है तो फिर एक बार उसे किस कर लो, वो मान जाएगी। रॉबिन कहती है मुझे पता था, तुमने सब कुछ देख लिया। विल पूछने लगता है तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें विकी पसंद है। रॉबिन बताती है उसके साथ मैंने काम किया तो बस ऐसा लगा जैसे मैं उसे पसंद करती हूँ। पहले हम लोग दोस्त थे, फिर मुझे समझ आ गया। आखिर में वो लोग नींद की गोलियां चुरा लेते हैं। मर्रे यहाँ पूरी टीम के लिए सारा इंतजाम लेकर आया था। डस्टिन चिल्लाने लगता है कि मर्रे बहुत सारी चीजें नहीं लाया। मर्रे कहने लगता है कि ये सब लाना इतना आसान नहीं है, वो भी उस जगह में जहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। स्टीव और डस्टिन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बन रही। गुस्से में डस्टिन स्टीव की फेवरेट गाड़ी में ड्रिल कर देता है ताकि वो उसमें अपना एंटेना सेरिब्रो लगा सके। नैन्सी ट्रैकर को गोली में भर रही होती है जिसे डेमोगोर्गन के ऊपर फायर किया जाना था। मर्रे उसे कहने लगता है कि इस तरह करने से ट्रैकर खराब हो सकता है, मगर वो कहता है ये बस मेरी थ्योरी है। तो नैन्सी कहती है आजमा कर देखते हैं। मर्रे जोनाथन को समझाने लगता है कि उसे अगला कदम बढ़ाना चाहिए नैन्सी की तरफ। जोनाथन कहता है फिलहाल नैन्सी के पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं और उसकी बहन भी गायब है और अभी ये सब करना ठीक नहीं। मर्रे कहता है यही तो सही समय है, किस्मत ने मुश्किल समय में ही तुम दोनों को करीब लाया था, हिम्मत दिखाओ और अपने दिल की बात बोल दो। नैन्सी उन दोनों की बातों से परेशान हो गई थी और उन्हें चिल्लाकर कहती है जो काम करने आए हैं वो करते हैं। नैन्सी ट्रैकर वाली गोली चलाती है और ट्रैकर सही सलामत था। मर्रे जाते जाते जोनाथन से कहता है अपनी दिल की बात उसे कह दो और देखता है कि मर्रे के कैसेट में एक रिंग था। अपसाइड डाउन में एकर्स मुंह खोलने से मना कर देता है, कहता है मैं तो बस एक आम सिपाही हूँ। हॉपर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम स्पेशल फोर्सेस में हो, तुम सलीवन के कुत्ते हो। एकर्स 11 के बारे में कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है, उसने अपने ताकत से हेलीकॉप्टर को क्रैश करा दिया था जिसमें मेरा दोस्त मर गया। हॉपर उसे कहता है कि उस लड़की को बचाने के लिए मैं तुझ जैसे हजारों कुत्तों को मार सकता हूँ। हॉपर डॉक्टर के बारे में पूछता है तो एकर्स घबराकर पूछता है कि तुम्हें इस डॉक्टर के बारे में किसने बताया। हम देखते हैं कि 11 असल में एकर्स के दिमाग के अंदर है। 11 सिपाही के सिर पर हाथ रखती है। 11 देख लेती है कि अपसाइड डाउन में एक मिलिट्री बेस है। 11 लैब के अंदर पहुंच गई थी और वो एक बड़ा सा दरवाजा
दरवाजा देखती है। एकर्स बताने से मना करता है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। 11 दरवाजे के पीछे जो देखती है वो तुरंत वापस लौट आती और हॉपर को बताती है कि उस दरवाजे के पीछे वही है जो मेरे जैसा ताकतवर है। शायद वेकना मिलिट्री वालों के पास है। हेनरी के मना करने के बावजूद हॉली जंगल की तरफ बढ़ने लगती है लोकेशन की तरफ जाने के लिए। डेरेक अपने घर में वीडियो गेम खेल रहा था और वो अपनी बड़ी बहन टीना से ठीक से बात भी नहीं करता जो उसे डिनर के लिए बुला रही थी, इसीलिए वो डेरेक का वीडियो गेम बंद कर देती है। तभी वहाँ एरिका पहुंचती है प्लान के मुताबिक और वो सबसे पहले अपनी दुश्मन टीना को अपनी दोस्त बना लेती है, उसके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाकर। घर के बाहर सब इंतजार कर रहे हैं कि कब सभी लोग पाई खाकर बेहोश हो जाएंगे। इधर घर के अंदर सभी लोग एरिका का लाया हुआ पाई खा रहे होते हैं, बस टीना नहीं खा रही। एरिका जिद करने लगती है, टीना भी जिद में अड़ी हुई है कि वो नहीं खाना चाहती, जिससे दोनों के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है। डेरेक के मम्मी पापा और डेरेक बेहोश हो जाते हैं और अब बस टीना बची हुई है, लेकिन एरिका के पास उसका भी बैकअप प्लान था। पूरे परिवार के बेहोश होने के बाद स्टीव और नैन्सी की टीम अपने काम पर लग जाती है। वो लोग घर के पर्दे लगाते हैं और फिर पूरे फैमिली मेंबर को गाड़ी में भर देते हैं और उनके मुंह को ढककर वहां से निकलते हैं। फिर वो सभी लोग डेमोगोर्गन के आने की तैयारी करते हैं, हर जगह ट्रैप्स लगाते हैं, हथियार रेडी करते हैं और स्टीव को वहां पर एक चेन सॉ मिलता है जिससे वो लोग फ्लोर को काट देते हैं और वहां पर एक कारपेट लगा देते हैं। नैन्सी ट्रैकर लगा हुआ गोली रेडी करती है और अब बस उन्हें डेमोगोर्गन के आने का इंतजार है। रॉबिन, विल, जॉयस, डेरेक और उसके परिवार के पास होते हैं जो फिलहाल बेहोश है। विल अपनी माँ से माफी मांगता है कि वो गाड़ी में थोड़ा गुस्सा हो गया था। जॉयस भी माफी मांगती है कि वो कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाती है। वो कहने लगती है कि जब तुम पहली बार गायब हुए थे मैं घर आई थी और मैं टीवी देखते देखते सो गई। 8 घंटे बाद मुझे पता चला तुम गायब हो गए हो। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई, इसीलिए मैं अभी थोड़ी प्रोटेक्टिव हो जाती हूँ। डेरेक के घर के बाहर लाइटें झपकने लगती हैं, मतलब डेमोगोर्गन आने वाला है। तभी घर के अंदर अपसाइड डाउन का पोर्टल खुलता है और डेमोगोर्गन अंदर आ जाता है। डेमोगोर्गन डेरेक समझकर एक डमी उठा लेता है। लूकस मौका देकर उस पर हमला बोलता है और फिर एक ट्रैप में पैर लगते ही कील डेमोगोर्गन के शरीर में चुभ जाते हैं। लूकस कारपेट वाली जगह पर आता है जिसमें पैर रखते ही मॉन्स्टर नीचे लटक जाता है। माइक मार मार कर मॉन्स्टर को नीचे फेंक देता है जहाँ पर कांटेदार तार होती है। जोनाथन डेमोगोर्गन पर आग लगा देता है, लेकिन ट्रैकर वाली गोली चलाने से पहले ही डेमोगोर्गन वहां से भाग जाता है। डस्टिन अपने एंटेना सेरिब्रो की मदद से डेमोगोर्गन का पीछा करता है। इधर डेरेक को अचानक होश आता है। विल कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, वेकना ने हमें देख लिया कि हम कहाँ हैं। इधर हॉली कंपास की मदद से जंगल में बढ़ रही होती है दिए हुए लोकेशन तक पहुंचने के लिए। आखिर में वो एक बहुत बड़े से चट्टान के पास पहुंचती है और आवाज लगाती है, हेनरी क्या तुम यही हो? लेकिन अंदर कोई तो था, जिसे देखकर हॉली वहां से भाग जाती है। वो छिप जाती है जबकि कोई तो है जो उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स होती है। डेरेक को होश आते ही जॉयस उसे समझाने लगती है कि मैं बच्चा चुराने वाली आंटी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मैं तो बस एक माँ हूँ और वो देखो वो मेरा बेटा है। डेरेक कहता है लेकिन लोग तो उसे ज़ॉम्बी बॉय बोलते थे क्योंकि वो मरकर वापस लौट आया था। जॉयस कहती है और जब वो गायब हुआ था तब एक मॉन्स्टर के पास था और अब वही मॉन्स्टर तुम्हारे पास आना चाहता है। डेरेक चिल्लाने लगता है कि मिस्टर वॉटसेट ने मुझे ये सब पहले बता दिया है। जॉयस उसे समझाती है कि मिस्टर वॉटसेट के लिए ही ये सारे मॉन्स्टर्स काम करते हैं। जॉयस डेरेक को खोल देती है। उसे उम्मीद थी कि मोटा लड़का समझ गया होगा, लेकिन मोटा लड़का सभी को धक्का देकर भागने लगता है। विल कूद कर उसे जोर से पकड़ लेता है और आखिर में वो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। विल को अचानक कुछ महसूस होता है और वो फिर से एक विजन देखता है। अचानक कोई दरवाजा पीटने लगता है। जॉयस कुल्हाड़ी उठा लेती है। डेमोगोर्गन आते ही वो कुल्हाड़ी से उस पर हमला करने लगती है। तभी स्टीव डेमोगोर्गन को गाड़ी से उड़ा देता है और आखिर में डेमोगोर्गन भाग जाता है और अब उस पर ट्रैकर भी लग गया था। डेमोगोर्गन अपसाइड डाउन में घुस जाता है। स्टीव गाड़ी को तेजी से भगाता है और वो सभी लोग उसी दरवाजे से अपसाइड डाउन में पहुंच जाते हैं और उन्हें डेमोगोर्गन का सिग्नल भी मिल रहा था। विल अब भी उस राक्षस से कनेक्टेड रहता है और वो सभी बच्चों को भी देख पाता है। इधर हम मिलर परिवार को देखते हैं जिसके घर पर मिलिट्री के लोग पहुंचते हैं और वो उनकी बेटी डेबी को ले जाते हैं। असल में मिलिट्री स्कूल के सारे बच्चों को ले जा रही थी, लेकिन इसके पीछे उनका क्या इरादा है ये तो बाद में पता चलेगा। अपसाइड डाउन में स्टीव गाड़ी को बहुत तेजी से भगाता है और डस्टिन से झगड़ा करते रहता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी वही चिपचिपी दीवार से टकरा जाती है। जॉयस उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन नहीं कर पाती। रॉबिन कहती है मतलब कि सभी लोग अपसाइड डाउन पहुंच गए हैं। विल उस बड़ी सी दीवार की पेंटिंग बनाता है, बताता है कि हॉली और 3 बच्चे भी वही हैं। डेरेक खुशकिस्मती से बच गया क्योंकि विल को इसका एहसास हो गया था। विल बताता है कि और भी बच्चे किडनैप होंगे। सब सोचते हैं कि पता नहीं वेकना इन बच्चों के साथ क्या करेगा। लूकस और माइक आकर बताते हैं कि मिलिट्री बच्चों को लेकर बस में कहीं जा रहे थे, मतलब सिर्फ वेकना
वेकना ही नहीं है जिसे बच्चे चाहिए। अपसाइड डाउन मिलिट्री बेस में डॉक्टर सलीवन को बताती है कि हॉकिंस में 9 से 10 उम्र के 73 बच्चे मौजूद हैं। उन सभी को किडनैप कर रही है 11। शायद 11 का कोई प्लान है, वो उन्हें मार रही है या उन्हें बचा रही है, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मिलिट्री के लोग बच्चों को बचा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि 11 मॉन्स्टर है। डॉक्टर सलीवन को ऑर्डर देती है कि तुम्हें मैगजी तुरंत पहुंचना होगा और ये मेरा ऑर्डर है। रामिरेज डॉक्टर से कहता है कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं और इन्हें चारा बनाना ठीक नहीं, लेकिन डॉक्टर उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। इधर मैक्स हॉली को बताती है कि वो उसके घर बहुत बार आ चुकी है। हॉली मैक्स को पहचान लेती है, कहती है तुम तो वही हो जो स्केट बोर्ड पर घूमती हो और वॉकमैन लगाकर गाना सुनती हो। मैक्स कहती है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कोमा में हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे। एक आवाज होने पर मैक्स उसे अपने साथ ले जाती है और मैक्स बताती है कि ये लेटर उसने हॉली को लिखा था क्योंकि वो हॉली को बचाना चाहती थी। मैक्स हॉली को अपने घर लेकर आती है और वहाँ से काफी अच्छा नजारा भी दिखता है। हॉली पूछती है हम सब कहाँ हैं। मैक्स बताती है एक मेमोरी में। देखने में अच्छी लग रही होगी लेकिन ये है नहीं, असल में ये जगह एक जेल है। यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलिट्री बेस में लाया जाता है। एरिका ये बात बाकी टीम को बता देती है। जॉयस और बाकी सभी लोग बच्चों को बचाने का प्लान बनाते हैं। प्लान तो बन जाता है लेकिन अंदर जाने के लिए कोई ऐसा चाहिए जिस पर मिलिट्री की नजर न पड़े, और ये काम करने के लिए डेरेक से बेहतर कोई और नहीं है। अपसाइड डाउन में एकर्स अपने हाथ खोलकर बाहर आ जाता है। हॉपर मिलिट्री बेस पर नजर रखता है और वो 11 से पूछता है कि तुमने कहा कि वेकना अंदर है, मतलब हो सकता है उसके पास पावर्स नहीं है, मगर अगर उसके पास पावर्स नहीं है तो उसने बच्चों को किडनैप कैसे किया। 11 अंदर जाने की प्लानिंग करती है तो हॉपर मना कर देता है। तभी डस्टिन जो कि अपसाइड डाउन में ही है वो रेडियो करके बताता है कि वो लोग एक दीवार से टकरा गए हैं जो काफी बदबूदार और चिपचिपी है। हॉपर भी बताता है कि वो लोग भी ऐसी ही जगह पर हैं लेकिन वो दोनों शहर के बिल्कुल उल्टी तरफ पर हैं। हॉपर उसे कहता है ऐसे बात करना सेफ नहीं, हम तुम्हें लेने आएंगे। इधर मैक्स हॉली को सब कुछ बता रही होती है कि कैसे हॉकिंस 2 हिस्सों में फट गया था। कहने लगती है कि वो कुछ समय के लिए मर गई थी लेकिन उसे होश आया और वो रेनबो रूम में थी। फिर वो एक दरवाजा खोलती है और अलग दौर में पहुंच जाती है 1959 में, मतलब 30 साल पहले। बाद में समझ आया कि वो हेनरी के दिमाग में फंसी हुई है। मैक्स आगे बताने लगती है कि वो ऐसे ही अलग अलग टाइम में जाती थी लेकिन आखिरकार वो भटक कर शुरुआत में ही आ गई। एक बार मैक्स को रेनबो रूम में उसका फेवरेट गाना सुनाई दे रहा था। ये वही समय था जब लूकस ने मैक्स के लिए उसका फेवरेट गाना बजाया था। मैक्स कागज को फाड़ देती है इस उम्मीद में कि वो अपने दोस्तों के पास पहुंच जाएगी। इधर डेरेक मिलिट्री बेस पहुंच जाता है और बहाना मारता है कि मैं तो पीछे ही छूट गया। अंदर बच्चों वाले कमरे में सभी मस्ती कर रहे होते हैं और अब डेरेक को वॉशरूम जाना था। मर्रे फिर सभी के लिए सप्लाईज लेकर आता है और फोम वाली गद्दी भी लेकर आता है। डेरेक वॉशरूम से जॉयस से कांटेक्ट करता है। जॉयस उसे कहती है कि मिस्टर वॉटसिट को जिन लोगों ने भी देखा है उन्हें इकट्ठा करो, हम जल्दी तुम लोगों को लेने पहुंचेंगे। अपसाइड डाउन में 11 मिलिट्री बेस के अंदर जाने की तैयारी करती है। जैसे ही बिजली कड़कती है वो दौड़ कर छलांग लगाती है और तभी लैंड करती है जब दूसरी बार बिजली कड़कती है ताकि लोगों को शक ना हो। फिर वो एक सोल्जर को मारकर हॉपर को अंदर ले आती है। 11 हॉपर को थैंक यू कहती है उसे ये सब कुछ सिखाने के लिए। डेरेक बच्चों को बताने लगता है कि वॉटसिट के कहने पर हमें वॉशरूम में जाकर छुपना होगा क्योंकि मॉन्स्टर्स हमें लेने आ रहे हैं। कुछ बच्चे उसे पागल समझते हैं लेकिन डेबी मिस्टर वॉटसिट को जानती थी। माइक विल से डेमोगॉर्गन के बारे में पूछता है तो विल बताने लगता है कि कल वो उसे महसूस कर पा रहा था जैसे कि वो राक्षस से जुड़ गया हो। माइक विल से कहता है कि जिस तरह वेकना डेमोगॉर्गन को कंट्रोल कर सकता है तुम भी कर सकते हो। दोनों को बातें करते हुए रॉबिन देख रही होती है और फिर सभी लोग टनल के अंदर चले जाते हैं। डस्टिन को सिग्नल मिलने लगता है। इधर एक चर्च के अंदर नैन्सी, जोनाथन, स्टीव बात कर रहे होते हैं कि कैसे डेमोगॉर्गन को ढूंढना है। डस्टिन आकर बताता है कि उसने पता लगाया कि असल में ये दीवार एक सर्कल है। वो बोलता है कि पहले भी हमें ये इंटरफेरेंस मिल रही थी जो असल में इस दीवार से आ रहा था। वो सेंटर देखते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, मतलब हॉकिंस लैब, मतलब वो जगह जहाँ ये सब की शुरुआत हुई थी। मैक्स बताना कंटिन्यू करती है कि जब वो कागज फाड़ कर दूसरी जगह पर गई उस टाइम में वो खुद थी। ये वो टाइम है जब वेकना ने उसे चुना था। कहती है कि आखिरकार उसने बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था। वो बहुत करीब थी, इतने करीब कि वो लूकस के हाथ को महसूस कर पा रही थी। वो लूकस की तरफ भागती है लेकिन अचानक गाना बंद हो जाने के वजह से पोर्टल भी बंद हो जाता है। हेनरी से वो भागती रही और आखिरकार इसी चट्टान के अंदर वो पहुंच गई। हेनरी अंदर आने से डर रहा था। मैक्स को लगता था कि यहाँ कुछ तो है इसीलिए वो यहाँ सुरक्षित है। अब वो अपनी किस्मत को मान चुकी थी कि वो यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगी, लेकिन फिर
उसकी नजर पड़ी हॉली पर और उसे उम्मीद मिली कि अब वो यहाँ से भाग सकते हैं। मैक्स हॉली से कहती है हेनरी आने वाला है और तुम्हें वापस उस घर में जाना होगा। इधर टनल में रॉबिन विल से बात करती है और उसे बताती है कि उसे सबसे पहले टैमी नाम की लड़की से प्यार हो गया था। वो उसके साथ रहने के सपने देखने लगी, लेकिन फिर कहानी में स्टीव आ गया और टैमी स्टीव से प्यार करने लगी। इस पर रॉबिन बहुत ज्यादा दुखी हुई, जैसे कि वो डिप्रेशन में चली गई हो। लेकिन फिर उसे बचपन याद आया कि वो कितनी केयर फ्री हुआ करती थी और उसे ये भी समझ आया कि वो असल में जो है उससे उसे डरना नहीं चाहिए। हैकर्स भागकर मिलिट्री बेस पहुंच जाता है और कहता है मुझे गेट के पास ले चलो। हॉपर और 11 डॉक्टर का कार्ड चुराते हैं दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। हॉपर डॉक्टर को मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद 11 को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलना पड़ता है, लेकिन उससे पहले ही अलार्म बजने लगता है और उसी तेज फ्रिक्वेंसी की आवाज की वजह से 11 कमजोर होने लगती है। माइक और लूकस मिलिट्री बेस के अंदर वाले वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं। एक लड़की वॉशरूम से आवाज आते हुए सुनती है, लेकिन बिना ध्यान दिए चली जाती है। डेरेक उन बच्चों को जमा कर चुका था जिन्हें मिस्टर वाटसेट नजर आता था। डेबी वॉशरूम पहुंचती है, तभी लूकस जमीन तोड़ते हुए बाहर आता है। डेरेक के इशारों पर धीरे धीरे सभी बच्चे बाथरूम से होते हुए टनल तक पहुंच जाते हैं। माइक देखता है कि पाइप से पानी लीक हो रहा था, जिससे वो घबराने लगता है। डॉक्टर के सोल्जर्स के साथ लैब के अंदर घुसती है और उसे 11 मिलती है जो कि कमजोर हो चुकी थी। 11 को देखकर डॉक्टर अपनी बंदूक अंदर रख लेती है और बड़े ही आराम तरीके से कहती है मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। 11 कहती है मुझे पता है तुम कौन हो और तुमने यहाँ किसको पकड़कर रखा है। ये समझ लो कि तुम और तुम्हारे लोग सब लोग मरोगे। हैकर्स और उसकी टीम एक अलमारी पर गोली चलाती है, ये सोच कर के उसमें हॉपर छुपा होगा, लेकिन उसमें तो डॉक्टर होता है। पीछे से हॉपर सोल्जर्स पर गोली चलाता है और कुछ को मार डालता है। आखिर में हॉपर एकर से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। गलती से वो एक ऐसे कंटेनर में घुस जाता है जिसमें वो मोटा बड़ा टेंटाकल वाला मॉन्स्टर कैद था, जो हॉपर को पकड़ लेता है। डॉक्टर आती है, कहती है शांत रहो, जितना हिलोगे उतनी दिक्कत होगी। कुछ बच्चों को बचाकर रॉबिन अपने साथ ले जा रही थी। इधर वाटर लीकेज को माइक और लूकस रोकने की कोशिश कर रहे थे। इधर धीरे धीरे सभी बच्चे वॉशरूम आते हैं और टनल में जाने लगते हैं। तभी एक बच्चा बाथरूम के बाहर पानी आने की वजह से फिसल जाता है। ये देखकर डेरेक डर जाता है और एक लड़की ये सब कुछ देख लेती है और तुरंत ऑफिसर को जाकर इन्फॉर्म कर देती है। माइक लूकस को अलर्ट कर देता है। जॉयस सभी को जाने को बोलती है। डेरेक बाकी बच्चों को लेकर जल्दी जल्दी वॉशरूम में चला जाता है और फिर सोल्जर को अटका कर रखता है। इधर डॉक्टर हॉपर से पूछती है जिस लड़की को तुमने इतने सालों से छुपा कर रखा, आखिर उसे उस जगह तुम क्यों ले आए जहां उसे आना ही नहीं चाहिए था? ऐसा क्या है उसमें जो तुम हमसे छुपा रहे हो? हॉपर कुछ नहीं बताता। डॉक्टर टेम्परेचर बढ़ा देती है जिससे कि मॉन्स्टर कमजोर हो जाता है। फिर टेम्परेचर कम कर देती है जिससे मॉन्स्टर उसे जोर से जग कर लेता है। डॉक्टर कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, बस अपना मुंह खोलना होगा। 11 अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर पा रही, लेकिन किसी तरह वो डॉक्टर को स्टैब कर देती है। हॉपर किसी तरह कूद कर खुद को बचा लेता है और फिर डॉक्टर को बंदूक की नोक पर पकड़ लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर वॉशरूम में माइक, विल, डेरेक सोल्जर्स को अटका कर रखते हैं, लेकिन ज्यादा देर टिक नहीं पाते और वो लोग टनल में जाने वाला गड्ढा देख लेते हैं। हॉपर 11 को लेकर निकलने वाला था और वो 11 को कंपास देता है, कहता है तुम ये लेकर डस्टिन तक पहुंच जाओगी। लेकिन तभी 11 गलती से हॉपर के जैकेट को खोल देती है जिसके अंदर बॉम्ब लगा हुआ था। अब हॉपर कहने लगता है ये आखिरी ऑप्शन है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं, तुम नहीं जानती मुझे तुम पर कितना नाज है। फिर हॉपर 11 को छोड़कर अंदर चला जाता है। इधर टनल के बाहर निकलने के बाद सभी बच्चों को मर रहे ट्रक में चढ़ा देता है जहां सभी लोग फोम वाले बिस्तर पर बैठ जाते हैं। तभी एरिका सभी को इन्फॉर्म करती है माइक, विल और जॉयस पकड़े गए हैं। एक सोल्जर सलीवन को बताता है कि 5 बच्चे गायब हैं। जॉयस कर्नल को समझाती है कि ये बच्चे सब खतरे में हैं। सलीवन कहता है हम सब बच्चे को यहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डेरेक उन्हें कहता है मैंने खतरे को देखा है और आप उनके सामने टेक नहीं पाओगे। तभी विल अपने विजन में डेमोगॉर्गन को आते हुए देखता है। तभी वहां पर लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। सोल्जर्स बंदूक लेकर रेडी हो जाते हैं। नीचे जमीन के अंदर से आवाज आने लगती है। ये वही जगह है जहां पर हॉकिंस के टुकड़े हो गए थे। एक डेमोगॉर्गन बाहर आता है, हमला करने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी समय के बाद दूसरा डेमोगॉर्गन बाहर आता है। अब सोल्जर्स मॉन्स्टर्स के सामने टिक नहीं पाते, सब एक एक कर मरने लगते हैं कि इतने में वहां पर तीसरा डेमोगॉर्गन भी आ जाता है। एरिका रॉबिन को बता देती है मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। तभी उनके सामने अपसाइड डाउन पोर्टल बनने लगता है। लूकस और 2 बच्चे टनल में फंसे हुए हैं और उनके आसपास पोर्टल्स
पोर्टल्स बनने लगते हैं। उन पोर्टल्स में से डेमोगॉर्गन बाहर आने लगते हैं। मिलिट्री बेस में सलीवन फटाफट मॉन्स्टर्स पर धड़ाधड़ गोली चला रहा होता है। माइक सभी को लेकर भागता है। माइक मौका देखते ही कहता है हमें टनल के रास्ते भागना होगा, लेकिन अचानक उनके सामने और पीछे से डेमोगॉर्गन आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जब उन पर आग बरसाया जाता है तो विल छटपटाने लगता है। इधर लैब में सभी क्रिएचर्स छटपटाने लगते हैं। हॉपर दरवाजा खोलता है और 11 को अंदर आने देता है। आखिर में वो लोग उस लोहे वाले दरवाजे के अंदर जाते हैं। माइक गेट के अंदर किसी को देखता है। इधर 11 उस कमरे के अंदर में काली को देखती है जिस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। इधर मिलिट्री बेस में पोर्टल से वेकना बाहर आता है और वो आराम से सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। फिर अपनी शक्तियों से अपने घायल डेमोगॉर्गन की सेना को जिंदा कर देता है। इधर मर्रे और रॉबिन के ट्रक के पीछे भी कई सारे डेमोगॉर्गन्स पड़े हुए थे। उनसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में उनकी ट्रक पलट जाती है। इधर सुरंग में भी लूकस डेमोगॉर्गन से घिर जाता है। वेकना सारे सोल्जर्स को मारने के बाद विल को लेने के लिए आगे बढ़ता है। जॉयस उससे कहती है मेरे बेटे से दूर रहो, लेकिन वेकना उसे दूर फेंक देता है और विल को अपने पास लेकर आता है। वेकना पूछता है क्या तुम उन बच्चों को देख सकते हो? क्या तुम्हें पता है मैंने उन्हें क्यों चुना? क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं, शरीर से और दिमाग से भी। लूकस घायल हो गया था और उसके साथ जो 2 बच्चे थे उन्हें डेमोगॉर्गन्स ले जाते हैं। ट्रक से भी बच्चे गायब हो गए थे। वेकना विल से कहता है ये बच्चे बहुत जल्दी बहक जाते हैं और इन बच्चों में सबसे पहले तुम थे। तुम्हें तोड़ना बहुत आसान था। तुमने ही मेरी ताकत का एहसास दिलाया कि मैं क्या हासिल कर सकता हूँ। वेकना विल को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है, जिसके बाद डेमोगॉर्गन फिर लौटते हैं रॉबिन, लूकस और माइक को मारने के लिए। विल को तभी रॉबिन की कही गई बात याद आती है कि मैं हर जगह जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जवाब तो मेरे अंदर ही था। फिर पुरानी वीडियो देखते हैं कि कैसे विल और माइक और बाकी सभी लोग दोस्त बने, कैसे उसने अपने भाई जोनाथन के साथ मिलकर कैसल बायर्स बनाया। माइक जैसे ही अपनी आंखें खोलता है देखता है कि डेमोगॉर्गन फ्रीज हो गया था और उन्हें फ्रीज करने वाला विल था, जिसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। विल उन तीनों डेमोगॉर्गन को वैसे ही मारता है जैसे वेकना अपने शिकारों को मारता है। सबके हाथ पैर तोड़ने के बाद विल अपनी नाक से खून पोंछता है और ये देखकर जॉयस हैरान थी। और इसी जबरदस्त एंडिंग के साथ सीजन 5 वॉल्यूम 1 यहीं पर एंड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विल सारे डेमोगॉर्गन्स को मारकर वेकना के बारे में सोच रहा होता है। उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है जो वेकना ने कही थी कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए बच्चों को इसलिए चुन रहा है क्योंकि बच्चे दिमाग से बहुत कमजोर होते हैं और उन्हें काबू में करना आसान होता है। उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाया जा सकता है। और यहीं हम देखते हैं कि डेमोगॉर्गन बच्चों को वेकना के पास ले जा चुका है। खैर, जॉयस विल को होश में लाती है और उसे पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। तभी माइक खुशी से चिल्लाता हुआ आता है और कहता है मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक रियल लाइफ सॉर्सरर हो। माइक उसे गले लगाता है और विल की बहुत तारीफ करता है। थोड़ी देर के लिए सही विल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर वो किडनैप बच्चों को लेकर घबरा जाता है। उसे चिंता होती है कि पता नहीं वेकना उनके साथ क्या करेगा। विल सोचने लगता है कि आखिर वेकना 12 बच्चों के साथ क्या करने वाला है। उसे लगता है कि वो ये जंग हार चुके हैं। तभी उन्हें ऊपर से एयरक्राफ्ट्स उड़ते हुए नजर आते हैं तो वो तीनों वहां से निकलते हैं। अपसाइड डाउन के अंदर बच्चों को दीवार में कैद करके विल की तरह उनके मुंह में कुछ डाला जाता है। डेरेक के साथ साथ बाकी बच्चों का भी वही हाल होता है। इसके बाद सभी लोग एक अलग दुनिया में जाते हैं और उनके सामने हेनरी होता है जो सभी बच्चों को अपने घर ले जाता है। वहाँ वो लोग हॉली से मिलते हैं। हेनरी बच्चों को कहानी सुनाता है कि मॉन्स्टर्स तुम्हें ले जाना चाहते हैं, लेकिन सही समय पर मैंने तुम लोगों को बचा लिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैक्स उन सभी को देख रही थी। हेनरी बच्चों से कहता है कि जंगल में मत जाना क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर्स रहते हैं। वो ये भी बताता है कि ये काला साया मतलब शैतानी ताकत सिर्फ हमारे शहर हॉकिंस के ऊपर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन उसके पास एक रास्ता है जिससे वो इस काले अंधेरे को हरा सकते हैं। एक लड़की मैरी पूछती है कैसे। हेनरी बताता है कि वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है, दूसरे डायमेंशंस में भी। उसने एक दूसरी दुनिया खोजी है जो बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह है, जहाँ डार्कनेस और मॉन्स्टर्स नहीं है। फिर वो बताता है कि उसने 12 बच्चों को क्यों चुना। वो बच्चों से कहता है कि तुम लोगों के अंदर एक शक्ति है जो फिलहाल सोई हुई है। जब तुम सब अपनी ताकत का इस्तेमाल करना सीख जाओगे तब हम इस दुनिया की रोशनी से उस दुनिया के अंधेरे को खत्म कर सकते हैं। इससे तुम लोग इस दुनिया को बचा लोगे और हीरो बन जाओगे। डेबी ये सुनकर काफी खुश होती है। हॉली पूछती है क्या आप फिर से दूसरे बच्चों को यहाँ लाने वाले हैं। हेनरी कहता है अब मैं तुम में से किसी को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम सब बस यहाँ पर खाओ पियो और मजे करो। ये सुनकर हॉली थोड़ी घबरा जाती है। इसके बाद हम अपसाइड डाउन वाले लैब को देखते हैं कि डॉक्टर के और एकर्स काली वाले कमरे में आते हैं हॉपर और 11 को ढूंढते हुए, लेकिन वहाँ पर वो दोनों नहीं होते। एकर्स गुस्से में सबको
ऑर्डर देता है कि पूरे लैब को अच्छे से छान मारो। डॉक्टर के काली के पास आती है और देखती है कि काली अपनी उंगली हिला रही थी। जैसे ही डॉक्टर उसे छूती है पता चलता है ये बस एक इल्यूजन था। असल में काली 11 और हॉपर के साथ होती है और वही अपना इल्यूजन डॉक्टर को दिखा रही थी, जिससे डॉक्टर धोखा खा गई। माइक, विल और जॉयस सुरंग के अंदर लूकस को ढूंढते हैं जो थोड़ा घायल हो गया था। माइक लूकस को बता देता है कि विल के अंदर भी पावर्स जाग गई है और उसी ने असल में डेमोगॉर्गन्स को हराया। लूकस एक्साइटेड होकर कहता है इससे हम और ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, मतलब हमारे पास एक और 11 है। विल कहता है मैं 11 जैसा नहीं हूँ, मैं बस वेकना के पावर्स को खींच सकता हूँ और उसके लिए मुझे हाइव माइंड के नजदीक होना बहुत जरूरी है। अब हमें ये सोचना होगा कि बच्चों को कैसे बचाएं। माइक और लूकस सुरंग से बाहर निकल जाते हैं। जॉयस विल से अकेले में कहती है कि आज जो तुमने किया उसे अपनी हार मत समझना, वेकना की ही शक्ति से तुम्हें उसी को हराना होगा। जॉयस उसे हिम्मत देती और कहती है कि वेकना ने सबसे पहले तुम्हें चुना क्योंकि उसने तुम्हें कमजोर समझा। हम सब ने यही समझा, लेकिन अब मैं दोबारा ये गलती कभी नहीं करूंगी और मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि वेकना ये गलती फिर करेगा और तुम्हें बस उसे दोबारा मौका नहीं देना है। विल की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये सोच कर के अब आखिरकार उसकी माँ उसे कमजोर बच्चा नहीं समझती। अपसाइड डाउन में 11 हॉपर और काली के साथ उस बड़े दीवार के पास पहुंच जाती है। वहाँ फिर से 11 और हॉपर के बीच झगड़ा होने लगता है। 11 हॉपर से जैकेट में लगे बॉम्ब के बारे में पूछने लगती है। 11 कहती है मैंने आपकी आंखों में देखा था, आप मरने के लिए तैयार थे। काली और बाकी लोग चर्च में आते हैं लेकिन वहाँ स्टीव, नैन्सी, डस्टिन और जोनाथन नहीं होते। असल में वो चारों लैब तक पहुंच चुके थे। डस्टिन के हिसाब से वेकना का उस बड़ी दीवार का जनरेटर इसी लैब में होगा। उन्हें पहले दीवार को नष्ट करना होगा, उसके बाद ही वो हॉली को बचा पाएंगे। अंदर जाने के लिए चारों दो दो की टीम में बट जाते हैं। स्टीव नैन्सी के साथ जाना चाहता है लेकिन जोनाथन उसे डांटने लगता है कि तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें नैन्सी के साथ वक्त बिताना है। ये सुनकर नैन्सी गुस्से में जोनाथन के साथ चली जाती है। इधर हेनरी के घर पर सारे बच्चे मजे कर रहे होते हैं। हॉली अपनी फ्रेंड से कहती है शायद मैंने कुछ ज्यादा केक खा लिया है, मैं दवाई खाने जा रही हूँ। और फिर मौका देखकर वो मैक्स से मिलने चली जाती है। मैक्स उसे डांटती है मैंने कहा था ना हेनरी के जाने का इंतजार करना, लेकिन हॉली कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। हेनरी बहुत डरावनी बातें कर रहा था, उसने बताया कि वो हम सबकी मदद से दूसरी दुनिया को इस दुनिया में लाने वाला है। हॉली को यकीन है कि हेनरी इस दुनिया को बचाना नहीं बल्कि खत्म करना चाहता है और जो भी होने वाला है वो कल ही होगा, इसलिए उन्हें यहाँ से अभी निकलना होगा। मैक्स कहती है हम अभी यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि अगर तुम गायब हो गई तो हेनरी को पता चल जाएगा और वो फिर हमें ढूंढ लेगा। तभी अचानक पीछे से आवाज आती है। डेरेक वहीं छुपा हुआ था और उसने दोनों की बातें सुन ली। डेरेक उन्हें वेकना के बारे में बताता है। मैक्स पूछती है तुम्हें यह नाम कैसे पता चला। डेरेक बताता है माइक से, जो मेरा दोस्त है। सिर्फ वही नहीं बल्कि लूकस, विल और बाकी सब भी। हॉली डेरेक से कहती है अगर तुम हमारी मदद करना चाहते हो तो तुम्हें हेनरी का ध्यान भटकाना पड़ेगा। रेडियो स्टेशन में जॉयस सबको बता रही होती है कि कैसे इस बार उसका बेटा विल वेकना को उसी की शक्ति का इस्तेमाल करके काबू में करके हरा देगा। जॉयस बाकी लोगों से पूछती है क्या ऐसा करना सही होगा। बाकी लोग हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर सब विल की पावर्स की तारीफ करने लगते हैं। जॉयस उन्हें ध्यान देने को बोलती है और पूछती है क्या वेकना को ट्रैक करने का कोई रास्ता ढूंढा जा सकता है। किसी के पास कोई आइडिया नहीं होता। मर्रे को भूख लगने लगती है तो सभी लोग थोड़ा नाश्ता करने बैठ जाते हैं। एरिका को वहाँ पर डस्टिन के साथ साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क की फोटो नजर आती है। वो तुरंत बताती है कि अगर कोई हमारे लिए ट्रैकर बना सकता है तो ये मिस्टर क्लार्क ही हैं। लूकस कहता है कि उसके पास एक और तरीका है जिससे सब कुछ जल्दी हो जाएगा। वो पॉपकॉर्न गर्म कर रहा था तभी उसे एक आइडिया आता है। जब बिली को गर्म सोना में बंद किया गया था तो उसके अंदर के अपसाइड डाउन पार्टिकल्स एक्टिवेट हो गए थे। उन्हें मरे हुए डेमोगॉर्गन्स को बस जलाकर हाइव माइंड से कनेक्ट करना होगा और ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि सामने रेडियो टावर भी है जिसमें करीब 50,000 वॉट की बिजली है। मर्रे कहता है दोनों प्लान्स ठीक हैं। जॉयस कहती है तो फिर हम दोनों आजमाएंगे। अपसाइड डाउन में लैब के अंदर स्टीव और डस्टिन आखिरकार रेनबो रूम में पहुंच जाते हैं। दोनों के बीच अभी भी तू तू मैं चलती रहती है, इसलिए डस्टिन अकेले ही मैजिक शील्ड जनरेटर ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ जोनाथन नैन्सी से पूछता है क्या उसने कुछ गलत किया है क्योंकि नैन्सी उसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। नैन्सी कहती है अगर तुम बार बार यही पूछोगे तो मुझे तो गुस्सा आएगा ही ना। जोनाथन को लगता है कि नैन्सी ऊपर आने से पहले स्टीव के साथ जाने के बारे में सोच रही थी। नैन्सी कहती है नहीं क्योंकि उसने खुद ही स्टीव के साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी जोनाथन का शक खत्म नहीं होता। नैन्सी उसे समझाती है कि फिलहाल वो ये सब बातें नहीं कर सकते क्योंकि उसे अपनी बहन को ढूंढना है। जोनाथन कहता है कि इसी वजह से वो उससे सच जानना चाहता है क्योंकि आगे उनके साथ क्या होगा कोई नहीं जानता। नैन्सी कहती है कि तुम भी मुझसे कुछ छुपाते हो और ये कहकर वो भी चली जाती है। जोनाथन अपने पॉकेट से टेप निकालता है और फिर वापस रख लेता है। तभी उसे एक दरवाजा नजर आता है जिसका डोर नॉब पिघला हुआ था। वो अंदर जाता है तो दीवारों पर एक अजीब सा लिक्विड लगा हुआ मिलता है। ये देखकर नैन्सी भी
आ जाती है। हॉपर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। 11 काली से कहती है कि हेनरी को ढूंढने में मेरी मदद करो, हम दोनों मिलकर उसे मार देंगे, उसके बाद हम आराम से जी सकते हैं। काली कहती है कि ये बस तुम्हारा सपना है। वो आगे बताती है कि उसे भी ऐसा ही लगता था कि वो अपना दर्द खत्म कर सकती है, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसके दोस्तों को मार दिया गया। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि काली को पकड़कर लैब लाया गया, उसके बाल काटे गए और फिर उस पर एक्सपेरिमेंट शुरू किए गए जो किसी टॉर्चर से कम नहीं थे। डॉक्टर्स को काली के खून की जरूरत थी, इसीलिए वो लगातार उसका खून निकालते रहे। काली पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन जैसे ही सबको लगा कि वो कमजोर हो गई है, काली मौका देखकर सभी डॉक्टर्स पर हमला करके भागने की कोशिश करती है। वो दरवाजा खोलती है, भागने लगती है। इधर डेरेक जंगल में चला जाता है। बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। मैक्स हॉली को बताती है कि उन्हें उस जगह को ढूंढना होगा जहाँ से हॉली को अगवा करके लाया गया था। वहीं से वो लोग रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं और इस जगह से निकल सकते हैं। वहाँ रेडियो टावर पर सभी लोग एक तरह का ट्रैकर बनाने की तैयारी कर रहे थे। रॉबिन और विल साथ बैठे होते हैं। रॉबिन विल को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। विल उसे कहता है थैंक यू तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, तुम्हारी बातों से मुझे जो हिम्मत मिली उसी से तो मैं ये सब कर पाया। फिर वो रॉबिन से पूछता है कि तुमने अपनी फीलिंग्स विक्की को कैसे बताई। रॉबिन बताती है कि वो खुद को एक्सेप्ट कर चुकी थी, लेकिन अपनी फीलिंग्स पहली बार किसी को शेयर करना ये काफी मुश्किल होता है। फिर वो बता देती है कि उसने सबसे पहले अपनी सच्चाई स्टीव के साथ शेयर की थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि रशियंस ने उन्हें सच बोलने की दवा दी थी। स्टीव को बताने के बाद ही रॉबिन में विक्की को बताने की हिम्मत आई। इधर हॉली और मैक्स उस जगह पर आ जाते हैं जहां हॉली को होश आया था। वहां उन्हें एक दरवाजा मिलता है। दरवाजा खोलते ही अंदर से मॉन्स्टर्स के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसका मतलब ये सिर्फ एक मेमोरी है। हॉली सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय तो हेनरी से मैं मिली भी नहीं थी। बाहर हेनरी को देखती और कहती है वो तुम्हें बहुत पहले से ही फॉलो कर रहा था। हॉली बताती है कि वो पहली बार हेनरी से स्कूल की लाइब्रेरी में मिली थी। इसके बाद उन्हें लाइब्रेरी में जाने का रास्ता मिल जाता है और वहीं हेनरी पहली बार हॉली से मिला था। डस्टिन जनरेटर ना मिलने के बाद वापस स्टीव के पास आता है। स्टीव फिर से उसका मजाक उड़ाने लगता है कि वो खाली हाथ वापस आ गया। वो उसे याद दिलाता है कि जब जब उन्हें डस्टिन की जरूरत थी वो उनके साथ नहीं था। डस्टिन कहता है कि स्टीव भी तो सिर्फ नैन्सी को इम्प्रेस करने में लगा रहता है। स्टीव गुस्से में कहता है कि नैन्सी सिर्फ उसकी दोस्त है। डस्टिन एडी को याद करके कहता है कि उसका भी एक दोस्त हुआ करता था, वो जो बोलता था वही करता था और दुनिया क्या कहती है उसे उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। उसका दिल जितना बड़ा था उसका दिमाग उतना ही तेज था। स्टीव कहता है कि उसे पता है डस्टिन जो भी कर रहा है एडी के वजह से कर रहा है, लेकिन अगर एडी का दिमाग इतना ही तेज होता तो आज वो यहाँ होता। स्टीव कहता है कि उसने उस वक्त उन दोनों को कहा था कि ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन एडी चमगादड़ों के झुंड में कूद गया। डस्टिन कहता है मुझे बचाने के लिए। स्टीव कहता है तुम भी जानते हो कि उसे हीरो बनने का शौक था और इसी चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। ये सब सुनने के बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है और बात मारपीट तक पहुंच जाती है। डस्टिन स्टीव पर लगातार वार करता है, उसे मुक्के मारता है, धक्के देता है। स्टीव गुस्से में वहां से चला जाता है। डस्टिन को वहां पर एक ऑफिस मिलता है और वो एक मैप देखता है। जोनाथन और नैन्सी सोच रहे होते हैं कि आखिर ये पिघली हुई चीज है क्या। वहां की हवा भी साफ होती है और वहां कई सारे लोग उन्हें जमे हुए मिलते हैं। इधर काली बताने लगती है कि जब वो भाग रही थी तो वो एक ऐसी जगह पहुंच गई थी जहां वो जाना नहीं चाहती थी। एक कमरे के अंदर उसे एक प्रेग्नेंट औरत मिलती है जहां उस औरत और उसके बच्चे के शरीर के अंदर काली का खून डाला जा रहा था। काली आगे अंदर जाती है तो वहां बहुत सारी प्रेग्नेंट औरत होती है जिनके अंदर काली का खून डाला जा रहा था। आखिर में सोल्जर्स काली को पकड़ लेते हैं। ये सुनकर 11 को याद आता है कि उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उन सब के अंदर हेनरी का ब्लड डाला गया था और अब डॉक्टर के फिर से मार्टिन ब्रेनर का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, लेकिन काली का खून वैसा काम नहीं कर रहा जैसा हेनरी का कर गया था। काली कहती है डॉक्टर तुम्हें भी पकड़कर तुम्हारे जैसे बच्चे बनाएंगे, हमारे नसीब में हैप्पी एंडिंग है ही नहीं। इधर डेरेक जंगल में भटक चुका था, तभी हेनरी उसे पकड़ लेता है। हेनरी को गुफा में जाने का नक्शा मिलता है और वो डेरेक से पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। डेरेक बोलता है तेरी माँ ने दिया। हेनरी गुस्सा हो जाता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगा। मैक्स और हॉली उस मेमोरी में जाते हैं जहाँ हेनरी हॉली से मिलने स्कूल आया था। हॉली याद करती है कि झूले में जो सर्कल था वो येलो कलर का था, वो उसे तोड़ देती है और फिर उसे किसी और मेमोरी में जाने का रास्ता मिलता है। ये वही मेमोरी होता है जहाँ डेमोगॉर्गन उनके घर में घुस आया था। मैक्स हॉली को हिम्मत रखने को बोलती है और कहती है कि ये सिर्फ एक मेमोरी है, हिम्मत रखो, इसी तरह हमें बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। दोनों उस मेमोरी में चले जाते हैं। रेडियो स्टेशन पर सभी लोग डेमोगॉर्गन के शरीर के अंदर इलेक्ट्रिक झटके देने की तैयारी करते हैं ताकि उसके अंदर से पार्टिकल्स एक्टिव हो जाएं और विल वेकना से कनेक्ट कर पाए। रॉबिन पावर ऑन करती है, डेमोगॉर्गन जागने लगता है और विल उसे कनेक्ट हो जाता है। उसकी मदद से विल डेरेक की आंखों से सब कुछ देखने लगता है और उसे गाइड
गायब हुए बच्चे भी दिखाई देने लगते हैं, लेकिन वहाँ हॉली नहीं होती। विल को समझ आ जाता है कि हेनरी हॉली को ढूंढ रहा है और मैक्स हॉली के साथ है। इधर मेमोरी के अंदर कैरन को घायल करने के बाद डेमोगोर्गन हॉली को अपने साथ ले जाता है। मैक्स और हॉली उसके पीछे पीछे जाते हैं और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हेनरी दोनों के सामने वेकना बनकर आता है और मैक्स को पकड़ लेता है, तो वो मैक्स का गला दबाने लगता है। हॉस्पिटल में मैक्स की सांसें बंद होने लगती है, लेकिन तभी विल वेकना को अपने काबू में करने लगता है। वो वेकना को गिरा देता है, जिससे मैक्स बच जाती है। विल वेकना के जरिए मैक्स से कहता है कि अगर तुम मुझे सुन पा रही हो तो तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैक्स हॉली को लेकर वहां से भागती है। हेनरी खुद को संभाल कर विल को अपने दिमाग से निकाल देता है और विल पीछे गिरकर बेहोश हो जाता है। जोनाथन और नैन्सी एक जगह पहुंचते हैं जहां सब कुछ पिघला हुआ होता है। वहां उन्हें एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। डस्टिन ऑफिस में सारी रिसर्च पढ़ने लगता है। जोनाथन उस रोशनी पर एक चीज फेंकता है, जिससे नीली रोशनी चमकती है। उन्हें लगता है कि उन्हें शील्ड जनरेटर मिल गया। डस्टिन घबरा कर कॉन्टैक्ट करता है और कहता है उस चीज को मत छूना, लेकिन जोनाथन को कुछ साफ सुनाई नहीं देता। इस वजह से नैन्सी अपनी बंदूक लेकर तैयार हो जाती है। डस्टिन भागते हुए उनकी तरफ आता है और चिल्लाकर कहता है कि वो चीज शील्ड जनरेटर नहीं है। अगर तुमने उस पर गोली चलाई तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन तभी नैन्सी उस रोशनी पर गोली चला देती है। नैन्सी उस एनर्जी पर फायर कर देती है, जिससे वो डार्क एनर्जी भड़क उठती है और जोर से ब्लास्ट करती है। एक बड़ी सी वेव दूर जाकर उस बड़ी दीवार से टकराती है, जिससे हॉपर, 11 और काली भी देखते हैं। इधर असली दुनिया में सुबह के 5 बजे एरिका और मर्रे साइंस टीचर स्कॉट क्लार्क से मदद मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। वो दोनों चाहते हैं कि स्कॉट उनके लिए एक टेलीमेट्री ट्रैकर बनाए। एरिका ये देखकर हैरान होती है कि उनके साइंस टीचर स्कूल के लाइब्रेरियन के साथ रंगरलियां मना रहे थे। एरिका और मर्रे कहते हैं कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि यह जिंदगी और मौत का सवाल है। इधर स्टीव डस्टिन को ढूंढता है, जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। डस्टिन बताता है कि वो गलत था, शुरू से ही वो गलत था। स्टीव के जाने के बाद उसे डॉक्टर मार्टिन की डायरी मिली थी, जिससे उसे पता चला कि वो दीवार वेकना ने नहीं बनाई थी, बल्कि साइंस ने बनाई थी। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट उसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं, एनर्जी का एक ऐसा सोर्स जिसने उस दीवार को थाम रखा है, और नैन्सी ने उस पर गोली चला दी। इधर नैन्सी और जोनाथन बेहोश पड़े होते हैं और उनके आसपास सब कुछ पिघल रहा होता है। डस्टिन समझ जाता है कि इसका मतलब दीवार के पीछे ना कोई बच्चा है ना वेकना। स्टीव पूछता है तो फिर दीवार के पीछे क्या है? डस्टिन कहता है मौत। इधर दीवार में अटकी हुई स्टीव की गाड़ी अचानक दीवार के अंदर घुस जाती है, जिससे एक होल बन जाता है और सब कुछ दीवार की तरफ खींचने लगता है। इसी वजह से हॉपर, 11 और काली को जान बचाने के लिए छिपना पड़ता है। तभी उनके सामने अचानक एक गेट खुलता हुआ नजर आता है, जिससे वो असली दुनिया में जा सकते हैं। 11 अपने पावर से सामने आने वाले हर चीज को रोकती है और तीनों गेट की तरफ बढ़ते हैं। डस्टिन कहने लगता है कि अपसाइड डाउन के बारे में जितना भी हम जानते थे वो सब गलत था। ये कोई अपसाइड डाउन कोई अलग दुनिया नहीं है, बल्कि एक वर्म होल है। टाइम और स्पेस के बीच एक ब्रिज, यानी हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का रास्ता। अगर ये ब्रिज टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो स्टीव की गाड़ी दीवार के अंदर घुसती है, दीवार के उस पार का नजारा दिखता है, जहाँ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं था। इधर मैक्स और हॉली जान बचाकर गुफा के अंदर छिप जाते हैं। हेनरी वहां तक आता है, लेकिन गुफा के बाहर से ही हॉली को बुलाने लगता है। वो कहता है बाहर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाऊंगा। मैक्स तुम्हारी दोस्त नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है। हॉली कहती है कि उसने हेनरी का असली चेहरा देख लिया है, वो एक मॉन्स्टर है। हेनरी कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं मैक्स को नुकसान पहुंचाऊंगा, उसे मार डालूंगा। मैक्स उसे भड़काते हुए कहती है कि तो फिर अंदर आओ और मुझे मार डालो। हेनरी वहां से चला जाता है, ये कहकर कि मुझे उकसाओ मत, हालात बदल भी सकते हैं। इधर असली दुनिया में आज नवंबर 6 तारीख होता है। विल अभी भी होश में नहीं आता। विल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि कल रात विल ने खुद को हाइव माइंड से डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया, और आखिर हॉली मैक्स के साथ कैसे हो सकती है। रॉबिन कहती है कि डॉक्टर्स को कभी समझ ही नहीं आया कि मैक्स इतने दिनों से कोमा में क्यों है। रॉबिन बताती है कि मैक्स, हॉली और विल, इन तीनों में फिलहाल एक ही चीज कॉमन है कि ये तीनों बेहोश हैं। डॉक्टर को मैक्स की हालत समझ नहीं आई, क्योंकि मैक्स असल में कोमा में है ही नहीं, वो तो दूसरी दुनिया में है। और जरूर मैक्स और हॉली उस जगह से निकलने की कोशिश कर रही होंगी, और उन्हें भी ये पता होगा कि वेकना असल में चाहता क्या है। माइक विल के पास रुकता है, जबकि लूकस और रॉबिन मैक्स के पास जाते हैं। विल उल्टी दुनिया में जागता है और उसके सामने हेनरी आ जाता है। विल उसे ताना मारता है कि मैक्स और हॉली भाग गए। वेकना बोलता है ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, याद है तुम ही मेरे पहले प्यादे थे, तुमने ही सब कुछ बनाया था। विल पूछता है कैसे? वेकना बताता है तुम्हें क्या लगता है वो सुरंगें किसने बनाई थी? वो तुमने ही बनाई थी। वेकना बताता है कि वो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और वो अब अपने प्यादों के जरिए एक नई दुनिया बनाएगा।
जाएगा। आखिरी बार वो विल से कहता है फिर से मेरे लिए जासूसी करोगे। इधर मैक्स को लगता है कि उन्हें बचाने के लिए 11 जरूर आएगी, क्योंकि 11 में ही इतनी ताकत है जो वेकना से लड़ सकती है। वो ऐसा इसलिए सोच रही होती है क्योंकि उसे अभी भी विल के बारे में नहीं पता। हॉली पूछती है वैसे हेनरी अंदर क्यों नहीं आ सकता। मैक्स कहती है उसे भी नहीं पता। वो आगे बताती है ये जगह हेनरी की मेमोरी है, तो हो सकता है कि उसकी मेमोरी में ये एक ऐसी जगह हो जिसे वो दोबारा देखना नहीं चाहता। शायद ये मेमोरी बहुत भयानक हो, लेकिन मैक्स इस बात को लेकर श्योर नहीं होती। हॉली कहने लगती है हो सकता है यहाँ से निकलने का कोई रास्ता हो। वो इधर उधर ढूंढने लगती है और फिर बाहर की तरफ जाने लगती है। मैक्स मना करती है और कहती है बाहर सिर्फ रेत ही रेत है। वो हॉली को बाहर जाने नहीं देती, लेकिन हॉली कहती है कि हेनरी ने कहा था कि वो तुम तक दूसरे तरीके से पहुंच जाएगा। उसे लगता है हेनरी मजाक नहीं कर रहा। ये कहकर हॉली बाहर चली जाती है और मैक्स को भी उसके पीछे पीछे जाना पड़ता है। इधर आखिरकार हॉपर 11 और काली असली दुनिया में पहुंचते हैं और रेडियो स्टेशन आते हैं। 11 और माइक एक दूसरे से गले लगते हैं। हॉपर और जॉयस भी गले लगते हैं। माइक काली से मिलता है जो कि 11 की बहन है। 11 विल की हालत देखती है और जॉयस उसे रिक्वेस्ट करती है क्या तुम उसे ढूंढ सकती हो। स्टीव और डस्टिन नैन्सी और जोनाथन को ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। तभी उनकी नजर ऊपर एक्सोटिक मैटर पर पड़ती है। जोनाथन और नैन्सी को होश आता है तो देखते हैं कि कमरे में सब कुछ पिघल रहा था। उन्हें दरवाजा भी मिलता है, लेकिन दरवाजे का नॉब पिघला हुआ होता है। 11 विल को ढूंढने के लिए फिर से अपसाइड डाउन में जाती है। काली ये नोटिस करती है और आकर हॉपर से कहती है कि 11 थोड़ी कमजोर हो गई है। ये सुनकर हॉपर को अच्छा नहीं लगता और वो उल्टा काली से पूछता है कि तुम कितने दिनों से जानती हो उसे। काली कहती है आपसे ज्यादा, वो तो मेरी बहन है, हम दोनों एक साथ बड़े हुए थे। हॉपर काली पर चिल्लाता है कि तुमने 11 के दिमाग में डर भर दिया है। काली उल्टा कहती है कि आपने भी 11 को जो कुछ सिखाया है उससे कोई मदद नहीं मिलने वाला। आप लोगों को क्या लगता है कि हेनरी मर जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाइट्स टिमटिमाने लगती है। माइक भागते हुए 11 के पास आता है। 11 होश में आकर कहती है मैं जितना विल के पास जाती हूँ वो उतना ही मुझसे दूर भाग जाता है। हॉपर सिग्नल बेहतर करने के लिए टैंक बनाने का सोचता है। इधर रॉबिन और लूकास हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रॉबिन को देखकर एडमिन डोरिस भड़क उठती है। विकी रॉबिन को अपने साथ ले जाती है। विकी कहती है कि मिलिट्री पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है क्योंकि तुमने एक पेशेंट से नींद की गोलियां चुराई थी। अब सच बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो। इधर लूकास मैक्स के लिए उसका फेवरेट गाना बजाना शुरू करता है। हॉली काफी दूर जाने के बाद वापस जाने का सोचती है क्योंकि उसे दूरबीन से कुछ दिखता है। इधर नैन्सी और जोनाथन वाले कमरे में हर तरफ लिक्विड भरने लगता है और आखिर में उनके पास चिल्लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। हॉपर और माइक टैंक बनाने के लिए नमक भर रहे होते हैं। हॉपर जॉयस को उदास देखकर कहता है कि 11 सब कुछ ठीक कर देगी। जॉयस खुद को दोष देने लगती है। वो कहती है कि वो जब भी कुछ करने की कोशिश करती है हमेशा गलत हो जाता है। वो हमेशा अपने बेटे को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन अब वो उससे लड़ने की हिम्मत दे रही है तब भी सब कुछ गलत ही हो रहा है। माइक 11 से कहता है कि काली ने कहा था कि हेनरी को मारने से सब कुछ खत्म नहीं होगा। 11 उससे कुछ छुपा रही होती और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। माइक सब कुछ जानना चाहता है तो मजबूरी में 11 बता देती है कि अपसाइड डाउन में भी एक लैब बनाया गया है जहां मेरे जैसे बच्चों की मदद से और भी कई बच्चों को बनाया जाएगा। माइक उसे कहता है ये सब खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ कम से कम 1-2 वाटरफॉल तो हो। 11 उससे कहती है ये कोई कहानी नहीं है जहाँ सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो। माइक कहता है मेरी नहीं, हम सब मिलकर इसे सच करेंगे। हॉली मैक्स को दिखाती है कि दूरबीन में जो ढक्कन लगा है उसका आकार बिल्कुल गुफा जैसा है। शायद ये आकार किसी और चीज से मैच करता और हो सकता है वही बाहर निकलने का दरवाजा हो। तभी अचानक हॉली जहाँ खड़ी थी नीचे से जमीन टूटती है और वो नीचे लटक जाती है। मैक्स उसे बचा लेती है और दोनों देखते हैं कि नीचे जाने का एक रास्ता था। रॉबिन विकी को मॉन्स्टर्स और अपसाइड डाउन के बारे में बता देती है, लेकिन विकी को लगता है कि रॉबिन नशेड़ी बन गई है। इसी वजह से वो उससे ना मिलती है और ना अपने दोस्तों के साथ समय बिता है। रॉबिन वहां से निकलने लगती है, लेकिन 2 सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। स्टीव अपनी जान जोखिम में डालकर नैन्सी और जोनाथन तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये देखकर डस्टिन डर जाता है और उसे रोकता है। कहता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। डस्टिन स्टीव को गले लगा लेता है और तभी देखते हैं कि स्टीव ने जो सीढ़ी लगाई थी वो नीचे गिर जाती है। मतलब सही समय पर डस्टिन ने स्टीव को बचा लिया। नैन्सी और जोनाथन मान लेते हैं कि अब वो दोनों जिंदा नहीं बच सकते। आखिरी वक्त में वो पुराने समय को याद करके खुश होते हैं। नैन्सी साफ कह देती है कि उसका और स्टीव का अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो स्टीव से अब प्यार नहीं करती, वो सिर्फ जोनाथन से प्यार करती है। जोनाथन टेप निकालकर नैन्सी को देता है जिसमें एक रिंग होती है और वो नैन्सी को शादी के लिए प्रपोज करता है। नैन्सी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो हाँ कर देती है। तभी वो देखते हैं कि जो सब कुछ पिघल रहा था वो पूरी तरह से अब फ्रीज हो चुका था। मतलब वो बच
पहुंच चुके हैं। दोनों खुशी से गले लगते हैं। इधर 11 विल को ढूंढने के लिए टैंक में जाती है। वॉइड में 11 विल से कहती है कि मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ, बस बताओ तुम कहाँ हो। तभी 11 उस जगह पहुंच जाती है जहाँ वेकना ने विल को पकड़कर रखा होता है। 11 तुरंत विल को आजाद कर देती है। हॉली और मैक्स उस टनल के नीचे आते हैं। वहाँ उन्हें खून और टूटा हुआ चश्मा मिलता है। उन्हें वहाँ लैब का एक घायल साइंटिस्ट मिलता है जो बंदूक निकाल लेता है। असल में वो बंदूक हेनरी पर तान देता है। हेनरी डॉक्टर से कहता है कि आपको मदद की जरूरत है। डॉक्टर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और हेनरी पर गोली चला देता है जो उसके हाथ में लगती है। गुस्से में हेनरी डॉक्टर के हाथ से बंदूक गिरा देता है और पत्थर से उसे मारने लगता है। मैक्स और हॉली ये मंजर देखकर बहुत डर जाते हैं। वो भागते हैं लेकिन हर तरफ दरवाजे बंद होते हैं। मैक्स जैसे ही पत्थर हटाकर रास्ता ढूंढती है उसे अपना फेवरेट गाना सुनाई देता है, मतलब बाहर निकलने का रास्ता कहीं सामने ही था। हेनरी डॉक्टर के हाथ से केस लेकर खोलता है। मैक्स बाहर निकलने के रास्ते के बहुत करीब होती है। हॉस्पिटल में धीरे धीरे उसे होश आने लगता है। उधर वेकना विल के जरिए मैक्स को ढूंढ लेता है। डर के मारे विल को होश आ जाता है और 11 उसे संभालती है। विल बोलता है कि मैंने उसे बहुत कोशिश की रोकने की, लेकिन वेकना ने मैक्स को देख लिया है और वो उसके पीछे जाएगा। दोनों असली दुनिया में वापस आते हैं और 11 सबको बताती है कि वो शैतान मैक्स को मारने हॉस्पिटल जाएगा, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। इधर रॉबिन को पकड़ कर ले जाया जा रहा होता है क्योंकि सबको लगता है वो नशेड़ी है। तभी लाइट्स टिमटिमाने लगती है और कैरन घबरा जाती है। रॉबिन सोल्जर से कहती है हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इतने में डेमोगॉर्गन्स वहां आ जाते हैं जो सीधा दोनों सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। रॉबिन विकी को लेकर निकलती है। रास्ते में और भी डेमोगॉर्गन्स होते हैं लेकिन वो उन दोनों पर हमला नहीं करते। रॉबिन तुरंत लूकस को कॉल करती है लेकिन गाना बजने की वजह से उसे घंटी सुनाई नहीं देती। विकी तुरंत कॉल को हॉस्पिटल के स्पीकर्स पर डाल देती है और रॉबिन लूकस को सावधान कर देती है कि डेमोगॉर्गन मैक्स की तरफ आ रहा है, इसलिए तुरंत मैक्स को लेकर वहां से निकलो। कैरन भी ये वार्निंग सुन लेती है। इधर लूकस तुरंत मैक्स को लेकर निकलता है। डेमोगॉर्गन के आने से पहले ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। दूसरी तरफ हॉली छोटे से छेद से बाहर निकल आती है लेकिन मैक्स को बाहर आने में दिक्कत हो रही थी। हॉस्पिटल में लूकस मैक्स को लेकर रॉबिन और विकी तक पहुंच जाता है। हर तरफ मॉन्स्टर्स होते हैं इसलिए उन्हें लॉन्ड्री वाले रास्ते से भागना पड़ता है और वो वहीं छुप जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर विकी रॉबिन से कहती है इसका मतलब तुम नशेड़ी नहीं हो। रॉबिन उसे वादा करती है कि अगर ये सब खत्म हो गया और हम बच गए तो हम दोनों एंजो जरूर जाएंगे। इतने में दरवाजा तोड़कर 3 डेमो डॉग्स अंदर घुस आते हैं, इसलिए रॉबिन लूकस से कहती है कि गाना को बंद करना होगा। मैक्स को बाहर निकलने का दरवाजा मिल जाता है। दूसरी तरफ जैसे ही डेमो डॉग्स पास आने लगते हैं तभी एक वॉशिंग मशीन उन तीनों को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। असल में उसके अंदर एक गैस सिलेंडर होता है जो ब्लास्ट होता है और तीनों डेमो डॉग्स मर जाते हैं। ये प्लान असल में कैरन का था। मैक्स को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो सामने पोर्टल देख पाती है, लेकिन हॉली से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ सिर्फ मेरी बॉडी है, इसलिए तुम्हें अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा, कोई ऐसी चीज जो तुम्हें जोड़ सके। हॉली घबरा जाती है, कहती है कि वो अकेले यहाँ से नहीं निकल सकती। मैक्स उसे समझाती है सिर्फ अपने अंदर भरोसा रखो, तुमने यहाँ जो कर दिखाया है वो मैं कभी नहीं कर पाई। मैं यहाँ कई सालों से बंद हूँ और यहाँ से निकलने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। अगर आज तुम जबरदस्ती ना करती तो मैं कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए तुम किसी हीरो से कम नहीं हो। हॉली मैक्स को गले लगाती है और फिर मैक्स पोर्टल की तरफ दौड़ने लगती है। अब आखिरकार रियल वर्ल्ड में मैक्स को होश आ जाता है। लूकस उसके लिए काफी फिक्र कर रहा था, लेकिन पहले तो मैक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच में रियल है। विकी उसे कहती है खुद पर ज्यादा स्ट्रेस मत दो, अभी अभी आंखें खुली है, तुम्हारी मसल्स फिलहाल बहुत कमजोर है। अब मैक्स काफी खुश होती है कि आखिरकार वो असली दुनिया में आ गई। मैक्स लूकस को गले लगाती है और कहती है कि वो उसी की वजह से लौट पाई है। आखिर में माइक 11 और हॉपर भी आ जाते हैं और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैक्स सच में वापस लौट आई है। मैक्स पूछती है वैसे मैं हूँ कहाँ, तो रॉबिन बताती है हमारे पीछे डेमो डॉग्स पड़े बैठे थे, लेकिन तभी कैरन वहां पहुंचकर मॉन्स्टर कि वेकना बहुत गुस्से में होगा क्योंकि मैं बाहर आ गई। माइक पूछता है हॉली कहाँ है, तभी पता चलता है कि हॉली को आखिरकार होश आ जाता है जो असल में वेकना के कैद में होती है। साथ ही बाकी बच्चे भी वहीं थे। वो किसी तरह खुद को छुड़ाती है। हॉली जाल से बाहर निकलती है, आसपास पूरी जगह को देखती है और तभी उसकी नजर ऊपर वेकना पर पड़ती है। वो बाहर निकलती है तो बाहर कभी न खत्म होने वाला रेगिस्तान होता है। जैसे ही वेकना जमीन पर लैंड करता है हॉली वहां से भाग निकलती है। जोनाथन बाहर निकलने के लिए दरवाजा पीटने की कोशिश
कर रहा था, लेकिन नैन्सी उसे रोकती और कहती है अगर हमें कुछ हो गया तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए रुक जाओ। तभी दूसरी तरफ से दीवार टूटने की आवाज आती है और वो स्टीव होता है। ये देखकर दोनों राहत की सांस लेते हैं और फिर सब बाहर निकलते हैं। डस्टिन कसकर नैन्सी को गले लगा लेता है और माफी मांगता है। नैन्सी कहती है मैं समझती हूँ, तुम्हें भी लगा होगा कि हम दोनों बच नहीं पाएंगे। फिर वो पूछती है वैसे मैंने किस चीज पर गोली चलाई थी। डस्टिन कहता है टिन ब्रेनर की डायरी दिखाता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, ये जगह कैसे बनी, यहाँ आने का दरवाजा कैसे बना। वो ये भी बताता है कि हॉली दीवार के उस पार नहीं है और वो कहाँ वो अपसाइड डाउन में नहीं है। इधर हॉली अपनी जान बचाकर दौड़ रही होती है, तभी एक पत्थर से टकराकर वो गिर जाती है। वो देखती है कि अंदर से अपसाइड डाउन जैसी रोशनी बाहर आ रही थी। वो मैक्स की बात याद करती है कि कैसे हॉकिंस के टुकड़े हो गए। पत्थर हटाती है और वहां से नीचे कूद जाती है। वो अपसाइड डाउन में गिरने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है। हॉली की आवाज नैन्सी सुन लेती है। इधर हॉकिंस में साइंस टीचर स्कॉट किसी तरह बैलून्स की मदद से ट्रैकर बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिस वजह से मर्रे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा था, लेकिन जैसे ही वो लोग बैलून्स को ऊपर छोड़ते हैं वैसे ही सिग्नल मिलने लगता है। विल वेकना के बारे में सोच रहा था कि वो विल को आखिरी बार अपना जासूस बनाने वाला है, इसी वजह से वो काफी टेंशन में था। तभी उसकी माँ उसे खुशखबरी देती है कि मैक्स सेफ है, लेकिन विल को फिर भी राहत नहीं मिलती। वो कहता है कि लूकस के हिसाब से आज ही वो दिन है जब वेकना अपने प्लान को अंजाम देगा। विल खुद को कमजोर मानता है और कहता है कि उस राक्षस को पता था कि मैं इस शहर का सबसे कमजोर बच्चा हूँ, इसीलिए उसने मुझे सबसे पहले चुना था। वो अपनी माँ को ये बात भी बता देता है कि शहर के नीचे टनल्स उसी ने खुद बनाए थे। ये वही टनल्स है जिनकी मदद से अपसाइड डाउन इस दुनिया से जुड़ी हुई थी, और इन्हीं टनल्स की वजह से कितने लोगों की जान गई। अगर वेकना एक बच्चे से इतना कुछ करा सकता है तो 12 बच्चों से वो क्या क्या हासिल कर लेगा। जॉयस उसे भरोसा दिलाती है कि वो मॉन्स्टर कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास 12 बच्चे नहीं हैं, हॉली उसके पास नहीं है, और जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। इधर अचानक हॉस्पिटल में मिलिट्री के कुछ लोग घुस आते हैं। मैक्स बाकियों को बताती है कि उसने हॉली से कहा था कि वो अपसाइड डाउन में जाकर अपने घर में छिप जाए, मतलब अगर उन्हें हॉली को ढूंढना है तो उन्हें वापस अपसाइड डाउन में जाना पड़ेगा। तभी एरिका अपने भाई लूकस को कॉल करती है। कैरन को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो सब लोग उसे समझाते हैं कि अपसाइड डाउन असल में है क्या। लूकस सबको बताता है कि एरिका और मिस्टर स्कॉट ने डस्टिन और बाकियों का पता लगा लिया है। तभी विकी अंदर आती और कहती है हमें निकलना होगा, मिलिट्री वाले आ गए हैं। इसके बाद तुरंत मैक्स को लेकर सब लोग निकलते हैं, लेकिन कैरन की हालत अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक थी और वो चल भी नहीं पा रही थी। विकी उन्हें समझाती है ऐसा करने पर आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन कैरन अपनी बेटी को ढूंढना चाहती थी। माइक अपनी माँ को समझाता है कि मैं और मेरे दोस्त मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे और हॉली को वापस लेकर आएंगे। दोनों गले लगते हैं, जिसके बाद सब लोग तुरंत हॉकिंस लैब से बाहर स्कॉट से मिलते वहीं से वो लोग गायब हो गए। रॉबिन कहती है ऑब्वियसली डस्टिन यहाँ नहीं अपसाइड डाउन में होगा। मैक्स को देखकर एरिका का होश उड़ जाता है। तभी मर्रे को डस्टिन का सिग्नल मिलता है। माइक डस्टिन से बोलता है हॉली अपने घर गई है, तुरंत वहाँ जाकर उसे ढूंढो, लेकिन डस्टिन कहता है हॉली वहाँ नहीं है, हमने उसे ढूंढ लिया। सब लोग मिलकर लैब के अंदर जाते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, बस आगे भी ऐसा ही होता रहे। हॉपर सामने देखता है कि कैमरास लगे हुए हैं। स्कॉट कहता है कि वो कैमरास जाम कर सकता है, लेकिन 11 अपनी पावर से ही ये कर देती है, जिससे तो स्कॉट का होश उड़ जाता है। इसके बाद 11 अपसाइड डाउन में जाने के लिए वो प्लेट्स खोलने लगती है जिन्हें मिलिट्री वालों ने लगाया था। आखिर में सब लोग अपसाइड डाउन में पहुंच जाते हैं। आखिर में डस्टिन, स्टीव, नैन्सी और जोनाथन बाकी लोगों से आकर मिलते हैं, लेकिन उनके साथ हॉली नहीं होती। हम देखते हैं कि जब नैन्सी को हॉली की आवाज सुनाई दे रही थी तभी वो लोग बाहर निकलते हैं। छत पर आकर सब लोग देखते हैं कि हॉली नीचे गिरती तो है, लेकिन अचानक कोई उसे वापस ऊपर खींच लेता है। वो कौन था ये दिखाई तो नहीं देता, लेकिन बेशक वो वेकना था। वेकना वापस हॉली को अपनी कैद में रख लेता है और उसे कहता है चिंता मत करो, ये सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर के और एकर्स घायल सोल्जर से मिलने आते हैं जो वेकना और डेमोगॉर्गन के हमले से बच गए थे। दोनों घायल सोल्जर से सुनते हैं कि असल में उन पर हमला किसने किया था। सलीवन बताता है कि असल में वो एक राक्षस था और उसके लिए हमें हराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये तो एक तरफा लड़ाई थी। वहां से निकलकर एकर्स डॉक्टर से पूछता है आखिर उस दुनिया में है क्या, आप हमसे
हमसे कुछ छुपा रही है। डॉक्टर कहती है जरूरत पड़े तो और सिपाही मंगवा लो, याद रखो तुम्हारा मकसद सिर्फ उस लड़की को ढूंढना है। एकर्स गुस्से में बोल देता है कि आप सिर्फ उस लड़की के पीछे पड़ी हुई हो। तो डॉक्टर उसे धक्का देकर कहती है यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उस लड़की के वजह से हो रहा है, और अगर तुमने ठीक से उस लड़की को ढूंढा होता तो आज हम आराम से सोवियत को हरा देते। डॉक्टर के जाने के बाद एकर्स रेडियो उठाता है और पता चलता है कि लैब के सामने दरार से छेड़छाड़ की गई है। यहाँ हम देखते हैं कि स्टीव, डस्टिन और बाकी सभी लोग वापस रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। विल मैक्स को देखकर काफी खुश होता है और उसे गले है कि तुमने क्या किया था। विल बस मुस्कुराता है। इसके बाद सभी लोग रेडियो स्टेशन के अंदर आते हैं। लूकस मैक्स को भरोसा दिलाता है कि हॉली जरूर लौट आएगी, लेकिन मैक्स को चिंता है कि हॉली शैतान के साथ है, बिल्कुल अकेली है, और अब वो सोचने लगती है कि शायद उसे भी वहीं रहना चाहिए था। खैर, इसके बाद डस्टिन सबको असलियत बताता है जो अपसाइड डाउन कोई अलग दुनिया नहीं है बल्कि एक इंटर डायमेंशनल ब्रिज है जो स्पेस और टाइम को चीर कर घुसा हुआ है। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, लेकिन इसे एग्जॉटिक मैटर ने काबू में रखा हुआ है। इस तरह के ब्रिज को वर्म होल कहा जाता है। ये वर्म होल हमारी दुनिया को जिस दुनिया से कनेक्ट करता है उसे डस्टिन ने नाम दिया है एबिस या काली दुनिया। शायद यही काली दुनिया असल में घर है उन मॉन्स्टर्स का। सालों पहले 11 ने हेनरी को उसी काली दुनिया में भेज दिया था। वो सालों तक वही कैद रहा और वहीं रहता रहा, लेकिन तभी डॉक्टर मार्टिन ने 11 को हेनरी को ढूंढने के लिए कहा। जैसे ही 11 ने काली दुनिया में हेनरी से कांटेक्ट किया तभी ये ब्रिज बना। तब से हेनरी और उसके मॉन्स्टर्स इसी ब्रिज का इस्तेमाल हॉकिंस में आने के लिए कर रहे हैं। और जब आखिरी बार उन लोगों ने वेकना को यही रीजन है कि उन्हें वेकना किसी भी क्रॉल में नहीं मिला और इसी वजह से हॉली आसमान से गिरी थी। विल बताता है मैक्स बताती है कि हॉली ने कहा था कि हेनरी बच्चों की मदद से दोनों दुनिया को एक करना चाहता है। मतलब हेनरी हॉकिंस और काली दुनिया को एक करना चाहता है। लूकस को लगता है जो भी होगा वो आज ही होगा। हॉपर बोलता है तो फिर चलो प्लान बनाते हैं। हेनरी हॉली को लाकर सुला देता है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग हॉली को लेकर काफी चिंता में होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैक्स एक मॉन्स्टर है जो जंगल में रहती है। सभी बच्चे यही सोच रहे होते हैं कि आखिर हॉली मैक्स की बातों में कैसे आ सकती है। हेनरी ने उन सबका इतने अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो सब हेनरी को ही अच्छा इंसान समझते हैं जो उन्हें मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर रहा है। एकर्ट्स टूटे हुए दरार के पास आता है। वो समझ जाता है कि ये दरार उसी लड़की ने खोली है और वो ऑर्डर देता है उस लड़की को ढूंढने के लिए। फिर वो लोग अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। हॉपर प्लान बनाता है कि हेलीकॉप्टर की मदद से वो लोग काली दुनिया में जाएंगे, बच्चों को बचाएंगे और वापस आ जाएंगे। सबको इस प्लान में बहुत सारे फॉल्ट्स नजर आने लगते हैं। स्टीव सबको चुप कराता है और अपनी प्लान बताता है। वो कहता है कि मैक्स ने पहले ही बताया था कि वेकना दोनों दुनिया को करीब लाना चाहता है, तो हम फिर ऐसा होने देते हैं। जैसे ही वो दुनिया रेडियो टावर के एकदम नजदीक पहुंच जाएगी तभी 11 वेकना पर वार करेगी और उसे हरा देगी। इससे स्पेल टूट जाएगा, काली दुनिया का नीचे आना रुक जाएगा और फिर हम आराम से काली दुनिया में जा सकेंगे। 11 कहती है कि वेकना के दिमाग में जाना इतना आसान नहीं है, वो मुझसे बहुत दूर है। स्टीव उसे कहता है तो फिर पेट भरकर खाना खाओ, खुद को रिचार्ज करो। नैन्सी बोलती है इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अपसाइड डाउन का दरवाजा हॉकिंस लैब के ठीक ऊपर है और लैब में ही टैंक है। मैक्स कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैं हेनरी के दिमाग के चप्पे चप्पे को जानती हूँ। काली कहती है इस बार मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और हम दोनों मिलकर अपने भाई को मारेंगे। एक आखिरी बात, डस्टिन प्लान बनाता है कि काली दुनिया से निकलने से पहले एग्जॉटिक मैटर के नजदीक एक बॉम्ब लगाएंगे, टाइमर सेट करेंगे और फिर अपसाइड डाउन से निकलते ही बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इससे ब्रिज टूट जाएगा और वेकना और उसके मॉन्स्टर्स का काम तमाम हो जाएगा। हॉली को जैसे ही होश आता है डेरेक और बाकी बच्चे उसे संभालने के लिए आते हैं और कहने लगते हैं मिस्टर वॉटसेट बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन हॉली उन्हें मिस्टर वॉटसेट की सच्चाई बताती है, पर कोई भी बच्चा हॉली की बात नहीं सुनता। हॉली डेरेक से कहती है वो बाकी बच्चों को सच बताए, लेकिन वो अपने परिवार के खातिर हॉली से कहता है कि मैक्स मॉन्स्टर है। ये सुनकर हॉली निराश होती है। फिर वो सभी बच्चों पर हमला करके भागने वाली होती है, लेकिन बाकी बच्चे उसे सीढ़ी से नीचे गिरा देते हैं। 11 मर्रे के ट्रक को सीधा कर देती है। हॉपर जॉयस से बात करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर 11 काली को अपने साथ क्यों ले जाना चाहती है। हॉपर को काली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जॉयस कहती है 11 काली पर भरोसा करती है, तुम्हें भी करना चाहिए। तुम्हारे और 11 के बीच कुछ हुआ था क्या? हॉपर कहता है कुछ भी नहीं हुआ। वो बस इतना ही कहता है कि वो दोबारा 11 को खोना नहीं चाहता, अपनी बेटी को दोबारा खोना नहीं चाहता। इधर मैक्स और विल प्लान को लेकर बात करते हैं कि आखिर ये काली दुनिया वाला प्लान काम करेगा या नहीं। विल मैक्स से पूछता है कि तुम आखिर हेनरी के दिमाग में जिंदा कैसे रही। मैक्स कहती है
वो हेनरी की एक पुरानी मेमोरी थी जिससे वो बहुत ज्यादा डरता था। वो अंदर नहीं आता था, वो अंदर से इंसान ही है, बस खुद को महान समझता है, भगवान समझता है, पर है तो साइको। खैर इसके बाद सभी लोग अपने फाइनल प्लान। तुमने पहले कभी बंदूक चलाई भी है? स्टीव कहता है हाँ, वीडियो गेम में। डस्टिन स्टीव को एक भाला देता है जिसके बाद स्टीव उससे एडी के बारे में बुरा भला बोलने के लिए माफी मांगता है। डस्टिन उसे गले लगा लेता है। इधर एरिका हमेशा की तरह मिलिट्री बेस पर नजर रखती है और टीम को बता देती है कि गेट खुल रहा है। स्कॉट को गेट का सिग्नल मिलने लगता है। सब लोग निकलने वाले होते हैं लेकिन मर्रे का ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। वॉइड के अंदर काली और 11 आपस में बात करते हैं। 11 प्लान बनाती है कि वो लोग लैब को उड़ा देंगे और डॉक्टर को मार डालेंगे। काली कहती है तो फिर दूसरा लैब बन जाएगा और डॉक्टर के को कोई रिप्लेस कर देगा। 11 सोचती है तो फिर हम क्या करें? काली ये भी कहती है कि माइक के साथ तुम जो भी घर बसाने के बारे में सोच रही हो वो बस एक फैंटेसी है। बुरे लोग तुम्हें ढूंढ ही लेंगे और फिर माइक को भी मार देंगे जैसे उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया। फिर तुम्हारा खून लेंगे और बहुत सारे खतरनाक बच्चे बनाएंगे, मतलब और भी ज्यादा गेट्स खुलेंगे और तबाही होगी। क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा? ये सब एक साइकिल है, एक चक्र, लेकिन इसे रोकने का एक तरीका है, वो भी आज रात। 11 पूछती है कैसे? काली बताती है कि अपने भाई हेनरी को मारने के बाद, सभी बच्चों को बचाने के बाद हम बाकियों के साथ वहां से निकलेंगे नहीं बल्कि वहीं ब्रिज पर रुकेंगे। जैसे ही अपसाइड डाउन खत्म हो जाएगी उसके साथ हम दोनों भी खत्म हो जाएंगे। बस यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद ट्रक रेडी हो जाती है और वो सभी लोग निकलते हैं, लेकिन 11 थोड़ी परेशान लग रही थी। जाने से पहले विल अपनी माँ को बताता है कि वेगना को काबू में करना इतना आसान नहीं है। जब मैं उसके दिमाग में घुसा था तो उसने मुझे बहुत बुरी चीजें दिखाई थी। जॉयस कहती है वो सिर्फ तुम्हें झूठ दिखाता है, वो सिर्फ भ्रम है। विल कहता है नहीं, वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मेरे सारे सीक्रेट्स, मेरे सारे थॉट्स, सब कुछ, इसलिए मुझे आपको सच बताना ही होगा। इतने में वहां पर माइक आता है, कहता है 5 मिनट में निकलने वाले हैं। विल माइक को रोकता है और कहता है मुझे तुम सबको सच बताना है। सब लोग इकट्ठे होते हैं और विल हिम्मत करके सबको बता देता है कि उसे लड़कियां पसंद नहीं है। रॉबिन उसे हिम्मत रखने को बोलती है। विल तब जाकर सब कुछ साफ साफ बता देता है कि वेकना ने उसे उसका फ्यूचर दिखाया था कि उसके अलग होने के वजह से सब लोग उससे दूर चले जाएंगे और विल अकेला हो जाएगा। जॉयस और जोनाथन कहते हैं हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सब लोग विल को गले लगाते हैं। मैक्स भी इमोशनल हो जाती है और कहती है अगर मैं चल पाती तो तुम्हें गले लगाती। विल खुश होकर उसे गले लगाता है। विल 11 से कहता है कि वेकना अपनी दुनिया में या फिर हमारी दुनिया में कहीं भी छुप सकता है। हथियार तो मिलिट्री के पास भी थे लेकिन फिर भी वो उसके सामने टिक नहीं पाए। मुझे पता है तुम काफी हो उसे हराने के लिए, लेकिन हम सब तुम्हारे साथ हैं और अब मैं डरा हुआ नहीं हूँ। इधर अंधेरा होते ही मर्रे ट्रक लेकर मिलिट्री बेस तक पहुंचता है। स्कॉट अपने डिवाइस से गेट खोलता है। सोल्जर्स ट्रक पर गोली चलाने लगते हैं और डॉक्टर के भी बाहर आकर गोली चलाती है। नैन्सी कुछ सोल्जर्स को मार गिराती है। हॉपर को ट्रक में चढ़ाने के बाद वो लोग निकल जाते हैं और अपसाइड डाउन के अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर ये देखते रह जाती है। अंदर काली 11 को तैयार हो जाने को बोलती है क्योंकि उन दोनों का तो कोई और ही प्लान था। इधर हेनरी के घर पर हेनरी कैंडल जलाता है, बच्चों को इकट्ठा करता है और कहता है वक्त आ गया है। सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हेनरी सबको अपने वश में कर लेता है। अब इसके बाद मिलिट्री के लोग भी अपसाइड डाउन में जाने की तैयारी करने लगते हैं। इधर एक सोल्जर से जबरदस्ती पूछा जाता है कि आखिर अंदर जाने का गेट खुला कैसे। वो कहता है उसे भी नहीं पता, शायद कोई टेक्निकल गड़बड़ी होगी। डॉक्टर वहां स्कॉट का रखा हुआ किट देख लेती है और कहती है कि शायद मेल फंक्शन हुआ होगा लेकिन हमारी तरफ से नहीं। अपसाइड डाउन के अंदर आखिरकार सभी लोग लैब तक पहुंच जाते हैं। माइक 11 को भरोसा दिलाता है कि हमारा प्लान काम करेगा। 11 उसे गले लगाती है, फिर ट्रक से बाहर निकलती है। इसके बाद 11, काली, हॉपर और मर्रे लैब के अंदर चले जाते हैं और एकर्स उन्हें देख लेता है। इधर छोटे बच्चे अभी भी काली दुनिया में कैद हैं और वहां से नीचे अपसाइड डाउन वाली दुनिया है। स्कॉट बहुत ज्यादा टेंशन में लग रहा था। एरिका अपने टीचर से पूछती है ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लग रहा है? स्कॉट बोलता है एकदम धांसू वाली फीलिंग आ रही है। तभी उस जगह तक मिलिट्री के लोग पहुंच जाते हैं और वहां डॉक्टर को रेडियो स्टेशन वाला वैन मिलता है। रेडियो स्टेशन में मैक्स और विकी अकेले होते हैं। लाइट्स टिमटिमाने लगती है तो विकी डरने लगती है, लेकिन रॉबिन उसे कहती है शांत रहो, ये तो नॉर्मल है। वहां सभी लोग देखते हैं कि अभी तक काली दुनिया नीचे आना शुरू नहीं हुई है। जोनाथन सभी से कहता है कि 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। टावर में जल्दी जल्दी नहीं, आराम से चढ़ना और थोड़ा आराम भी करना। लैब में सब लोग स्लीप डेप्रिवेशन टैंक के पास आते हैं। मर्रे वहां पर बिजली ऑन करता है। अब बस 11 को टैंक के अंदर जाना है। हॉपर 11 को प्लान समझा देता है। 11 कहती है कि मैं उसे मारकर ही वापस लौटूंगी, इसलिए मुझे जल्दी बाहर मत निकालना। टैंक के अंदर जाने के बाद काली भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर टावर चढ़ते वक्त माइक
इलेवन से कहता है कि तुम इतने साल अकेले थे और मैं तुम्हारे साथ होते हुए भी नहीं था, मैं तुम्हें समझ तक नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। विल कहता है मुझे खुद को समझने में इतना समय लगा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम अभी भी मेरे साथ हो। रेडियो स्टेशन में विकी खाने के लिए जाती है, मगर अचानक वो गायब हो जाती है और ये देखकर मैक्स घबरा जाती है। तभी मैक्स को ऐसा लगता है जैसे वो चल सकती है। असल में विकी देखती है कि मैक्स ट्रांस में चली गई है। मैक्स वॉइड में पहुंच जाती है इलेवन और काली के पास उनकी मदद के लिए। इधर टावर के ऊपर जैसे ही सब लोग पहुंचते हैं वैसे ही काली दुनिया नीचे आना शुरू हो जाती है और अब उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इधर टावर के ऊपर जैसे ही सब पहुंचते हैं मर्रे हॉपर को रेडियो करके बता देता है कि काली दुनिया हमारे ऊपर गिरने वाली है। इधर तीनों लड़कियों को वेखना मिल जाता है, लेकिन वहां वो उसे मार नहीं सकते क्योंकि ये असल में इलेवन का सिर्फ दिमाग है। इलेवन वेखना को पकड़ती है और सब लोग पास्ट में पहुंच जाते हैं, मतलब हेनरी की मेमोरी में। हॉपर के इशारों से इलेवन समझ जाती है कि काली दुनिया नीचे आना शुरू हो गई है, इसलिए वो दोनों मैक्स से मदद मांगती है जो हेनरी के दिमाग के चप्पे चप्पे को जानती है। मैक्स उन लोगों को थिएटर लेकर जाती है। दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन पर मिलिट्री के लोग पहुंच जाते हैं। विकी उन्हें आते हुए देख लेती है, लेकिन मिलिट्री वालों को अंदर कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि विकी मैक्स को लेकर खुफिया दरवाजे के अंदर छुप गई थी। इधर सब देखते हैं कि गड़बड़ हो गई है। टावर का नोकीला हिस्सा काली दुनिया के दरवाजे के अंदर नहीं घुसने वाला और अगर ये पत्थर नोकीले हिस्से से टकराया तो ये टावर टूट जाएगा। डस्टिन हॉपर से कहता है इलेवन को बोलो थोड़ा जल्दी करने, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड है। हॉपर इलेवन को सिग्नल भेजता है जो थिएटर में होती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या, क्योंकि उसने उसे बस इंतजार करने को कहा था। इधर काली दुनिया नुकीले हिस्से से टकरा जाती है जिससे पूरा टावर हिलने लगता है। मैक्स तुरंत इलेवन और काली को क्रील हाउस तक ले जाती है और इलेवन बिना वक्त गवाए हेनरी को बच्चों के सामने से उठाकर फेंक देती है, जिससे बच्चे होश में आ जाते हैं। इधर टावर हिलने के वजह से स्टीव नीचे लटक जाता है और आखिर में उसका हाथ छूट जाता है, लेकिन वक्त रहते जोनाथन उसे पकड़ लेता है। इलेवन के वजह से काली दुनिया का नीचे आना रुक जाता है। मैक्स हॉली को गले लगाती है और कहती है मैं तुम सबको बाहर निकालूंगी, लेकिन मैरी चिल्लाने लगती है कि मैक्स मॉन्स्टर है। मैक्स कहती है मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ और मैं ये साबित कर सकती हूँ। अब धीरे धीरे सभी लोग काली दुनिया में आ जाते हैं। हेनरी देखता है कि सभी बच्चे गायब हैं। इलेवन कहती है तुम हार चुके हो। वो इलेवन को अपनी तरफ खींचकर पूछता है बच्चे कहाँ हैं। असल में यहाँ ये हो रहा था कि काली अपनी इल्यूजन पावर की मदद से बच्चों को ढक देती है, जिससे बच्चे हेनरी का असली चेहरा देख पाते हैं। हेनरी का भयानक हाथ देखकर बच्चे समझ जाते हैं कि हेनरी ही मॉन्स्टर है। मैक्स उन्हें बताती है कि हॉली ने जो कुछ भी कहा था वो सही था। हेनरी हमारी दुनिया को तबाह करने वाला है, इसीलिए हमें यहाँ से भागना होगा। हेनरी इलेवन के दिमाग से सब कुछ जान लेता है कि कैसे इलेवन और काली मिलकर उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। हेनरी इल्यूजन के अंदर जाता है, लेकिन अब तक तो सब बच्चे भाग चुके होते हैं। काली जैसे ही हेनरी को मारने वाली होती है, हेनरी गायब हो चुका होता है। इधर काली दुनिया में स्टीव जोनाथन से कहता है आज तो मेरा टिकट कट ही गया था, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। जोनाथन साफ कर देता है कि जब वो कैलिफोर्निया में था तब से उसके और नैन्सी के बीच दूरी आ गई है और इसका रीजन स्टीव नहीं था। स्टीव भी कह देता है कि वो तो बहुत पहले ही समझ गया था कि अब उसके और नैन्सी के बीच कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद उन्हें हेनरी का अड्डा मिल जाता है। बच्चे भाग रहे होते हैं, लेकिन डेरेक बहुत जल्दी थक जाता है, इसलिए वो बाकियों से कहता है तुम लोग भागो। इलेवन और काली आते हैं और बताते हैं कि हेनरी गायब हो गया है। मैक्स कहती है जरूर वो असली दुनिया में गया होगा, वो फिर वापस आएगा। सभी लोग गुफा की तरफ भागते हैं। लैब में हॉपर की नजरें बड़े बड़े बैरल्स पर जाती है। फिर वो अपने पास्ट में पहुंच जाता है जहां वो अपनी बेटी को देखता है। उसे इलेवन और काली के प्लान के बारे में भी पता चल जाता है कि दोनों हेनरी को मारने के लिए अपसाइड डाउन में ही रुकने वाले हैं। वेकना वहां पहुंच जाता है और हॉपर को भड़काने लगता है कि तुम खुद को पसंद नहीं करते, इसी वजह से तुम्हारी बेटी तुम्हें छोड़कर चली गई और इलेवन भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। वेकना के सामने आते ही हॉपर उस पर गोली चला देता है, लेकिन असल में गोली टैंक पर लग गई थी जिससे पानी लीक होने लगता है। गोली इलेवन को भी लग गई थी। हॉपर टैंक तोड़कर सारा पानी बाहर निकालता है, जिससे वो तीनों हेनरी की मेमोरी से गायब हो जाते हैं। जाते जाते मैक्स सबको कह देती है सबको लेकर गुफा में जाओ। हॉपर इलेवन को बाहर निकालकर देखता है इलेवन बिल्कुल ठीक थी, मतलब ये सब वेकना का ट्रैप था। उसने हॉपर को बेवकूफ बनाया और उसका दिमाग भटका दिया। डॉक्टर मैक्स को ढूंढ लेती है। बेसमेंट में आकर डॉक्टर को सारे प्लान के बारे में पता चल जाता है। हॉपर इलेवन से पूछता है मुझसे नजर मिलाकर बात करो और बताओ क्या आज तुम अपनी जान देने वाली थी। इलेवन नजरें चुरा लेती है। हॉपर कहता है जब तक तुम वापस नहीं लौटोगी हम बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेंगे। काली हॉपर पर बंदूक तान देती है। इलेवन समझाने की कोशिश करती है कि ये चक्र मेरे साथ ही खत्म होगा। हॉपर उसे समझाता है हम साथ मिलकर इसे खत्म कर सकते हैं। तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। तुम्हारी माँ तुमसे छीन ली गई, तुम्हारा बचपन तुमसे छीन लिया गया, तुम पर हमला हुआ, तुम्हारा फायदा उठाया गया। जिंदगी ने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन अच्छे दिनों के लिए लड़ो जो जल्द आने वाले हैं। ये सब सुनकर
काली अपनी बंदूक नीचे कर लेती है। उसे भी यकीन हो गया था कि हॉपर सच में 11 से कितना प्यार करता है। एकर्स और उसकी टीम लैब तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ बच्चे भी गुफा तक पहुंचते हैं, लेकिन डेरेक कहीं नजर नहीं आता। हेनरी उसके पीछे ही था। किसी तरह हॉली डेरेक को लेकर अंदर आती है। जब हेनरी हॉली को खींचने वाला होता है तो डेरेक उसकी मदद करता है और वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आकर हॉली बच्चों को बताती है कि हेनरी अंदर नहीं आ सकता। माइक अपनी बहन से एक बंदूक मांगता है तो नैन्सी उसे फ्लेयर गन दे देती है। विल को फिर से विजन्स आने लगते हैं और वो बाकी सबको बताता है कि हेनरी अभी भी जिंदा है। वो गुफा के बाहर ही खड़ा था, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। किसी तरह वो अंदर आने लगता है। फिलहाल फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब उसने साइंटिस्ट का बक्सा खोला था तो कोई चीज उस पर हमला करती है। हॉली समझ जाती है कि हेनरी अंदर आ गया है, इसलिए वो सब दोस्तों को भागने के लिए बोलती है। विल सब कुछ देख पा रहा था और वो सबको बताने लगता है कि 11 और काली वहां नहीं है। रॉबिन उससे पूछती है क्या तुम अपनी पावर से हेनरी को रोक सकते हो। विल कहता है कोशिश कर सकता हूँ, मगर तुम लोग फिलहाल जाओ। हॉपर 11 और काली मिलिट्री से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन उसी डिवाइस की वजह से 11 और काली कमजोर पड़ने लगती है। हॉपर 11 को उठाकर चला जाता है और बेचारी काली पीछे रह जाती है। हॉपर 11 को लेकर एक कमरे में आता है, वही कमरा जहाँ सब कुछ पिघला हुआ था। 11 काली के लिए टेंशन में थी, जिसे आखिरकार सोल्जर्स पकड़ लेते हैं। हॉपर काली को बचाने के लिए लौटता है और सारे सोल्जर्स को मार गिराता है, लेकिन एकर्स हॉपर को मारकर बेहोश कर देता है। इधर सारे बच्चे उसी टनल के अंदर आगे बढ़ते हैं और फिर पत्थर के रास्ते दूसरी तरफ जाने लगते हैं। एकर्स काली को मारने की धमकी देता है और हॉपर से पूछता है 11 कहाँ है। एकर्स जैसे ही गोली चलाने वाला होता है, मर रहे मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर बम फेंकता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। फिर 11 वहां पहुंचकर सारे सोल्जर्स को मार देती है और एकर्स को भी मार डालती है। लेकिन हम देखते हैं कि एकर्स ने पहले ही काली को गोली मार दिया था। वो मर रही होती है। 11 बहुत रोती है, मगर काली कहती है तुम जानती हो हमारी किस्मत में यही लिखा था, और फिर वो मर जाती है। हेनरी जैसे ही टनल के नीचे आता है, हॉली पीछे से उस पर रॉड से वार करती है, लेकिन हेनरी उसे बेहोश कर देता है। उसे वही फ्लैशबैक दिखता है जब वहां उसे साइंटिस्ट मिला था। विल भी ये मेमोरी देख रहा था। उसे समझ आ जाता है कि हेनरी बहुत डरा हुआ है। मर रहे हॉपर और 11 को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन उसे दुख होता है कि काली बच नहीं पाई। 11 की नजर हवा में तैरती हुई चट्टानों पर जाती है और वो कहती है कि इनके जरिए वो काली दुनिया में जा सकती है। हॉपर 11 से पूछता है तुम वेकना को मार भी दोगी। उसके बाद किया। 11 इमोशनल होकर पुराने समय को याद करती है जब हॉपर ने उसे जंगल में ढूंढा था। हॉपर ने ही उसे पाला, बड़ा किया और सब कुछ सिखाया। 11 हॉपर को उसकी बेटी सारा का ब्रेसलेट लौटाती है और कहती है मैं आपकी बेटी सारा नहीं हूँ। उसका जाना उसके हाथ में नहीं था, आपको बस मुझ पर भरोसा करना होगा। इधर हेनरी अपने भयानक अतीत के याद में साइंटिस्ट को मार डालता है और उसका बक्सा खोलता है जिसमें माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स था। काली दुनिया से उसे आवाज आती है मुझे ढूंढो। फिर वो चीज उसके शरीर के अंदर घुस जाती है। साइंटिस्ट कहता है अब तुम्हें लड़ना होगा वरना वो तुम्हें खा जाएगा। तभी माइंड फ्लेयर की ताकत से अनजाने में ही हेनरी साइंटिस्ट को मार देता है और डर के मारे भाग जाता है। विल समझ जाता है कि इस सब में हेनरी की कोई गलती नहीं थी। हेनरी तो बस एक बच्चा था। इसी वजह से माइंड फ्लेयर नहीं चाहता था कि हेनरी गुफा में घुसे ताकि उसे सच्चाई पता न चल जाए। माइंड फ्लेयर ने हेनरी का इस्तेमाल किया। विल उसे कहता है अगर ऐसा है तो मुझसे लड़ सकते हो, तुम हमारी मदद कर सकते हो, लेकिन हेनरी मना कर देता है। वो कहता है माइंड फ्लेयर ने मुझे दिखाया कि ये दुनिया कितनी बुरी है, उसने मुझे कभी कंट्रोल नहीं किया। हेनरी कहता है कि तुम अभी तक समझे नहीं, अगर मैं चाहता तो उससे लड़ सकता था, लेकिन मैंने उसे जुड़ना चुना। तभी अचानक हेनरी का अड्डा जो माइंड फ्लेयर जैसा दिखता है जिंदा होने लगता है। हेनरी कहता है कि उसे मेरी जरूरत थी और मुझे उसकी, हम दोनों एक हैं। इधर वो विशाल स्पाइडर माइंड फ्लेयर सबके पीछे दौड़ने लगता है। डस्टिन फंस जाता है, लेकिन आखिरकार उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं। अंत में माइंड फ्लेयर सबको घेर लेता है, मगर 11 आकर सबको बचा लेती है। माइंड फ्लेयर 11 की तरफ बढ़ता है और 11 उसकी ओर दौड़ती है। वो उसके शरीर के अंदर घुसकर वेकना को गिरा देती है जो माइंड फ्लेयर को कंट्रोल कर रहा था। इसके बाद दोनों अपनी अपनी ताकत से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। यहाँ दोस्त भी 11 की मदद करना चाहते हैं। लुकस प्लान बनाता है कि सब लोग घाटी के ऊपर तैयार रहेंगे और किसी को उस राक्षस को वहाँ खींच कर लाना होगा, फिर सब मिलकर उस पर हमला करेंगे। नैन्सी कहती है मैं माइंड फ्लेयर को घाटी तक लेकर आऊंगी। नैन्सी माइंड फ्लेयर पर गोली चलाती है जिससे वेकना डगमगा जाता है। 11 मौका देखकर उस पर हमला करती है। नैन्सी माइंड फ्लेयर को घाटी तक ले जाती है और उस पर गोली चलाती है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। सही वक्त पर सभी दोस्त मिलकर माइंड फ्लेयर पर हमला कर देते हैं। उसके कमजोर होते ही 11 वेकना को अपने काबू में कर लेती है। डस्टिन और स्टीव एडी की मौत का बदला लेने के लिए माइंड फ्लेयर के अंडों को तोड़ देते हैं। विल आखिरकार हेनरी को कंट्रोल करने लगता है। वो हेनरी का हाथ तोड़ देता है और 11 अपनी शक्तियों से उसे पीछे ढकेल देती है। हेनरी एक नुकीले कांटे में घुसकर मर जाता है।
उसी के साथ माइंड फ्लेयर भी गिरकर खत्म हो जाता है। नैन्सी अंदर आती है और 11 को सुरक्षित देखकर उसे गले लगाती है, फिर अपनी बहन को बाहर निकालती है। हॉली होश में आती है और आखिरकार माइक अपनी छोटी बहन से मिलता है। बाकी सब मिलकर दूसरे बच्चों को भी आजाद करते हैं और उन्हें होश में लाते हैं, मगर वेकना अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था, वो तड़प रहा था। जॉयस उसकी आंखों में देखती है, अपने पुराने दर्द याद करती है और कहती है तुमने गलत परिवार से पंगा ले लिया। वो कुल्हाड़ी से उसका गला काट देती है। सबके दिल को सुकून मिलता है क्योंकि इस शैतान की वजह से सब ने अपने अपनों को खोया था। आखिरकार जॉयस वेकना का सिर धड़ से अलग कर देती है। इसके बाद डस्टिन हॉपर को रेडियो करके बता देता है कि वेकना का गेम ओवर हो गया है और 11 बिल्कुल ठीक है। हॉपर ये सुनकर खुश होता है। फिर मर्रे अपसाइड डाउन को खत्म करने के लिए बॉम्ब का टाइमर ऑन कर देता है। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में लौटने के लिए निकलते हैं। ट्रक में मस्ती मजाक होता है। मर्रे हॉपर से पूछता है और अब तुम क्या करोगे? हॉपर कहता है नशा करूंगा और सो जाऊंगा। आखिरकार वो लोग अपनी दुनिया में लौट आते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही मिलिट्री वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। हॉपर देखता है कि उनके पास वही मशीन है जिससे 11 की पावर्स कमजोर हो सकती है। डॉक्टर 11 को ढूंढ रही थी लेकिन वो कहीं नजर नहीं आती। डस्टिन माइक से कहता है शायद वो भाग गई होगी, लेकिन 11 वहीं थी, अपसाइड डाउन के गेट के पास। अचानक माइक वॉइड में 11 से मिलता है। 11 उसे समझाती है मुझे जाना होगा, अगर मैं वहां रही तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे और वो तुम लोगों को परेशान करेंगे, वो तुम्हें चोट पहुंचाएंगे, शायद तुम्हें मार भी दें। तुम्हें ये समझना होगा ताकि तुम ये दूसरों को समझा सको। तुमने मुझे हमेशा समझा है और आज भी समझ जाओगे। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं, किस करते हैं और फिर जैसे ही अपसाइड डाउन में ब्लास्ट होता है सब कुछ खत्म हो जाता है और उसी तबाही में 11 भी खत्म हो जाती है। सब कुछ शांत होने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि अपसाइड डाउन का गेट अब गायब हो गया था, मतलब कि अब वो दुनिया मिट चुकी है। अब कहानी 18 महीनों के बाद की झलक दिखाती है। शहर की बिल्डिंग्स को ठीक किया जा रहा था। रॉबिन अपने रेडियो शो पर पूरे शहर से बात करती और बताती है कि अब शहर में कोई मिलिट्री नहीं है, कोई कैमराज नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, लोग आखिरकार खुश हैं। स्टीव अब रॉबिन के साथ स्टेशन पर काम नहीं करता, वो अब बेसबॉल कोच बन चुका है। रॉबिन ये भी बताती है कि उसके छोटे दोस्त अब ग्रेजुएट होने वाले हैं और वो उनके सपोर्ट में जाने वाली है। लूकस मैक्स से मिलने आता है जो स्केटिंग कर रही होती है, वो अब चल पा रही है। लूकस अपने ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए 2 घंटे से पहले तैयार हो गया था। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये देखकर एरिका कहती है आखिर एक लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गया। डस्टिन की माँ बहुत रो रही थी क्योंकि उसका बेटा अब कॉलेज के लिए काफी दूर जाने वाला था। विल भी फोटो खिंचवा रहा होता है। सभी लोग काफी खुश थे। तभी जॉयस को कैरन का कॉल आता है। वो बताती है कि माइक कहीं मिल नहीं रहा और वो पिछली रात से गायब है। माइक मेमोरियल के पास बैठा होता है 11 की याद में। हॉपर उसे मिलने आता है और कहता है तुम्हारी माँ बहुत घबराई हुई है। माइक कहता है मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं दुनिया को ये नहीं दिखा सकता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा और 11 का प्लान था कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ वाटरफॉल्स होंगे। हॉपर माइक से कहता है जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो 11 का फैसला था। अब जो होगा वो तुम्हारा फैसला होगा। एक रास्ता ये है कि तुम खुद को तकलीफ दो और दूसरों से दूर हो जाओ। दूसरा रास्ता ये है कि हालात से समझौता करो, सब कुछ एक्सेप्ट करो और फिर देखो कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आखिरकार स्कूल में ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है। सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं। माइक को देखकर कैरन राहत की सांस लेती है, उसे गले लगाती है और कहती है मुझे तुम पर बहुत नाज है। डस्टिन को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है। वो अपने दोस्तों के लिए एक शानदार स्पीच देता है, ऐसे दोस्तों के लिए जो नॉर्मल हालात में तो उसके दोस्त कभी नहीं बनते। भाषण के आखिर में वो अपने प्रिंसिपल को भी गाली देता है जो हमेशा स्टूडेंट्स को बांध कर रखना पसंद करते हैं। डस्टिन अपना सर्टिफिकेट लेता है और प्रिंसिपल को मिडिल फिंगर दिखाते हुए नीचे उतर जाता है। सारे स्टूडेंट्स जोश में चिल्लाने लगते हैं। तभी माइक को लड़ाई के आखिरी दिन की बात याद आती है। डस्टिन से बात करने एक खूबसूरत लड़की स्टेसी आती है, लेकिन डस्टिन को ज्यादा ही बड़बड़ाने लगता है तो वो जाने लगती है। जाते जाते वो सबको आज रात की पार्टी में इनवाइट कर देती है। माइक कहता है मेरे पास इससे भी बेहतर प्लान है। दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन की छत पर स्टीव, जोनाथन, नैन्सी और रॉबिन बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी पता चलता है कि स्टीव अब बेसबॉल कोच के साथ साथ सेक्स एजुकेशन टीचर भी बन गया है। जोनाथन भी आखिरकार अपना फिल्म शूट करने वाला था। नैन्सी बताती है कि उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया है और अब हेरल्ड न्यूज़पेपर में जॉब कर रही है। फिलहाल ट्रेनी पोजीशन में है। वहीं रॉबिन यही रेडियो स्टेशन में फंस गई है और उसे अपनी ये दोस्ती बहुत मिस होती है। इसीलिए वो सब डिसाइड करते हैं कि वो महीने में एक बार जरूर मिलेंगे। हॉपर, जॉयस, एंजो डिनर डेट पर जाते हैं। दोनों काफी खुश होते हैं। हॉपर बताता है कि उसे एक नया ऑफर आया है जहाँ पुलिस चीफ की जरूरत है और वहाँ 20% ज्यादा सैलरी भी मिलेगी। वो जॉयस के साथ एक नई
शुरुआत करना चाहता है। हॉपर सिंगर को इशारा करता है और वो गाना गाने लगती है। माहौल बनते ही हॉपर जॉयस को शादी के लिए प्रपोज करता है और जॉयस हाँ कर देती है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं और फिर दोनों डांस करते हैं। इधर ठीक बचपन की तरह चारों दोस्त और मैक्स माइक के बेसमेंट में D&D गेम खेल रहे होते हैं। एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग के साथ गेम भी खत्म होती है। यही हमें पता चलता है कि लूकास और मैक्स एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं। डस्टिन कॉलेज से समय निकालकर अपने बड़े दोस्तों के साथ फिर से एडवेंचर पर निकल पड़ता है। आखिरकार विल को भी उसका प्यार मिल जाता है और शायद माइक अब एक किताब लिखने वाला है जिसमें वो ये भी बताता है कि 11 के साथ असल में क्या हुआ होगा। माइक अपनी थ्योरी बताता है। उसके हिसाब से 11 असल में गायब नहीं हुई थी। काली ने उसकी मदद की थी वहां से भागने में, ताकि मिलिट्री और बाकी सबको लगे कि 11 सच में मर गई है। काली ने मरने से पहले एक इल्यूजन बनाया था। मतलब हमने जो 11 को मरते हुए देखा वो असल में सिर्फ एक इल्यूजन था। अब 11 कहाँ है ये कोई नहीं जानता। माइक उम्मीद करता है कि 11 किसी खूबसूरत दुनिया में होगी, एक छोटे से घर में जहाँ वाटरफॉल्स हो, और जिस शांति को वो ढूंढ रही थी वो उसे वहां मिल गई होगी। मैक्स पूछती है लेकिन ये तो सिर्फ तुम्हारी थ्योरी है, क्या ये सच हो सकता है? माइक कहता है पता नहीं, लेकिन मैं इस थ्योरी को सच मानता हूँ। बाकी सब भी इसे सच मान लेते हैं। तभी कैरन सबको आवाज देती है खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी ऊपर आओ। जैसे ही सब ऊपर जाते हैं हॉली, मैरी, डेरेक और बाकी बच्चे नीचे आ जाते हैं D&D खेलने के लिए। माइक उन्हें देखकर इमोशनल हो जाता है। उन्हें इस तरह देखकर उसे अपना बचपन याद आ जाता है। और इसी तरह स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 यहीं पर एंड होती है। तो आपको सीजन 5 कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।